नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के अंदर बारी है डेटाबेस इन 100 मिनट, जो हमारी प्लेसमेंट सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो 100 मिनट्स के अंदर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेस को बिल्कुल कंप्लीट तरह से पढ़ाने वाला हूं। एक और जो भी इस वीडियो के दौरान जो भी मैं नोट्स यूज़ करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक बार याद दिला देता हूँ कि क्यों डेटाबेस पढ़ा रहे हैं और किन किन लोगों के लिए वीडियो फायदेमंद होने वाली है। तो अगेन अगर आप नोटिस करेंगे, और मैंने जो नोटिस किया पिछले कुछ समय के अंदर, डेटाबेस इन जनरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था प्लेसमेंट्स के लिए। इट वाज मोर टुवर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। बट रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है इवन इन लाइक टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, जितने भी मास रिक्रूटर हैं, मैं 4-5 नाम लिख रहा हूँ, 10-20 कंपनियां पकड़ के चलो, जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल राउंड है, इंटरव्यू है, यहाँ पे डेटाबेस का वेटेज रिलेटिवली बढ़ गया है। तो आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जो मुझे लगता है कि पूरे टेक्निकल में लगभग 50% वेटेज रखता है, उसके बाद लगभग 25% ऑफ द एंटायर एग्जाम वो डेटाबेस से आने वाला है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज रीसेंट ईयर में जैसे जैसे एआई, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स आगे बढ़ रही है ना, तो हमने देखा है कि वेदर वो न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, इंटरव्यू में, इन जनरल हर फॉर्मेट पे डेटाबेसेस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं याद दिला रहा हूँ, आपका जो पूरा टेक्निकल राउंड होने वाला है, जो भी टेक्निकल आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें 25% हिस्सा सिर्फ डेटाबेस का है। डीएस से सबको याद रहता है कि, लेकिन डेटाबेस लोग भूल जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझना है कि ये कोर्स किसके लिए है और मैं कौन हूँ। तो वैसे मैं याद दिला देता हूँ कि लास्ट 10-15 ईयर्स से मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ फॉर गेट, नेट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर प्लेसमेंट्स। और मेरा हो सकता है आप लोगों ने वन शॉट फॉर गेट, जहाँ मैंने डेटाबेस 12 घंटे में पढ़ाया है, वन शॉट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, जहाँ मैंने डेटाबेस कुछ 5-6-7 घंटे में पढ़ाया होगा, एंड नाउ दिस इज फॉर हाई स्पीड रिवीजन प्लेसमेंट, जहाँ मैं 100 मिनट्स के अंदर पूरा डेटाबेस पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरी सॉलिड वाली अंडरस्टैंडिंग है क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कितने समय में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसको एफिशिएंट, कंप्लीट, सफिशिएंट एंड फोकस्ड, ये चारों चीज़ों में मैं ध्यान रखूंगा। टाइम थोड़ा कम लेने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो हंसी मजाक थोड़ा सा कम करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हम करने वाले हैं। ये वीडियो खासकर मैंने ये बात ध्यान रखते हुए बनाई है। मैं मान रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग नॉन सीएसआईटी वाले ब्रांच के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, किसी भी ब्रांच के हैं, सीएसआईटी के भी हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से आती हैं तो एक सॉलिड वाला रिवीजन आपका करा दूंगा। शायद आप 1.5 या 1.25 या शायद 2x पे भी देख रहे हो, तो फिर 1 घंटे में आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हाई स्पीड रिवीजन। और अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल किसी कोर ब्रांच से हैं, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सारे टॉपिक्स पे क्लियर कर दूंगा। तो हो सकता है आप कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर कर सके, इंटरव्यू कोई आपसे पूछेगा, देन यू विल बी इन द पोजीशन टू आंसर, है ना। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। आई थिंक बेसिक आइडिया मैंने सारा क्लियर कर दिया। नाउ आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक, व्हाट इज डेटा। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटा। तो वैसे तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड डेटा। तो जो भी कंटेंट आपके पास है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो रिटन में है, वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, इमेज हो सकता है, जो भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, दैट इज डेटा, है ना। दैट इज पॉइंट नंबर 1। मैं बहुत इसमें ऑब्वियसली थ्योरेटिकल डेफिनेशन ही देना चाहता। एंड डेटा के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है इन्फॉर्मेशन का। आपने सुना होगा डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। और अगेन अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्रोसेस डेटा इज इन्फॉर्मेशन। पूछूंगा भाई कौन सी प्रोसेसिंग करी, उसको वॉशिंग मशीन के अंदर साफ करना है, कोई खास तरह की पॉलिश करनी है। तो देखो सिंगल आइडिया ऐसा समझो, डेटा बहुत बड़ा कलेक्शन हो सकता है। उस डेटा में जो चीज़ हमारे काम की है, दैट इज इंफॉर्मेशन। तो एक बुक है मान लीजिए, है ना, उस बुक में से आपको किस स्पेसिफिक डेफिनेशन चाहिए फोटोसिंथेसिस की, अब आपके लिए जो बुक है वो डेटा हुई, और आपको उसमें से जो चाहिए दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज इंफॉर्मेशन। रेलवेज का डेटा बेस हुआ, आपको ये देखना है लेट मी से कि पटना से दिल्ली जाने वाली इस दिन की कौन कौन सी ट्रेन है, तो वो स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्रेन जो आपका क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन, है ना। तो कैन आई से जो डिजायर्ड डेटा है, जो आपको चाहिए, जो आपके काम का है, दैट इज इंफॉर्मेशन। जो ओवरऑल आइडिया है दैट इज डेटा। इसको ऐसे समझिएगा, है ना। तो क्या डेटा, क्या इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ उस आइडिया पे डिपेंड नहीं करता, इस पे भी डिपेंड करता है कि हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है डेटाबेसेस की, तभी मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। तो मेरे पास बहुत सारा डेटा है। अब जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ कि यार मेरे हिसाब से जो सबसे काम की चीज़ है वो मैं आपको पढ़ा दूँ जल्दी से, ठीक।
आप इसको भी डेटा ट्रीट करोगे, क्योंकि सारी चीज़ तो आप मानोगे नहीं, इसमें से कुछ चीज़ आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, कुछ समझ आएंगी भी तो आप मानोगे नहीं शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन अलग, मेरे लिए डेटा अलग, है ना, दैट इज द आइडिया। तो ये जब किसी बच्चे ने चिट बनाई एग्जाम में चीटिंग करने के लिए, तो उस बुक पढ़ी, बुक उसके लिए डेटा थी, उसको लगा जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेता हूँ, उसने आपसे अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन लिखी। जब पेपर चेक किया तो देखा कि यार इसमें से तो कुछ भी नहीं है जो मेरे पास लिखा हो, अब ये दोबारा डेटा बन गया, बिकॉज ठीक है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हैं बट ये काम का नहीं, जो काम का है दैट इज इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक ये पूरा पॉइंट मैंने अच्छे से समझा दिया। अब डेटाबेस क्या है, ऑब्वियसली बहुत सारे रिलेटेड डेटा को जब हम एक जगह इकट्ठा रखते हैं उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। आमतौर पे यहाँ हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं। तो डेटा इज टेक्स्ट डेटा जो कि हमने टेबल्स की फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में इकट्ठा करके रखा है, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट मस्ट बी रिलेटेड डेटा। अभी एक ही डेटाबेस के अंदर मैं विराट कोहली का, टाटा नैनो का, किसी एयर कंडीशन का, है ना, पाकिस्तान का, सबका डेटा उठा के रखूंगा, उसको कोई मतलब है क्या? नहीं। तो अगर हम एक कॉलेज के जितने भी, कॉलेज के बारे में जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, वेदर वो स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट्स है, जो भी और एकेडमिक अफेयर्स हैं, एग्जाम है, डेट शीट है, सिलेबस है, अगर वो सब एक जगह रखते हैं देन उसका कुछ मतलब है, क्योंकि बाद में उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा बट दैट इज ए इंटर रिलेटेड डेटा। और हम यहाँ पर आमतौर पे बात करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर रिलेशनल डेटाबेस की। सो डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, है ना। सो ये बात होगी डेटाबेस की। और आगे बढ़ते हैं। नो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसे हम बोल रहे होते हैं। अब देखो हमारा काम क्या है सर, हमारा काम सिर्फ डेटाबेस बनाना है क्या? नहीं, हमारा काम ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे आइडिया डेवलप करना है कि ज़रूरत पड़ने पे कोई यूज़र इस डेटाबेस में कुछ स्टोर कर सके, ज़रूरत पड़ने पे हम इस डेटा को मॉडिफाई कर सकें, ज़रूरत पड़ने पे इस डेटा को रिट्राइव किया जा सके। बोलो हाँ या ना, है ना। तो जब मैं ऐसे प्रोसीजर, फंक्शंस इन एन एफिशिएंट, कंसिस्टेंट, रिलायबल मैनर, सिक्योर्ड फैशन में आपको दे दूं कि आप डेटाबेस मैनेज भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो ये पूरा आइडिया हमारा क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। यहां तक की बात आई थिंक हमारी क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा डिस्कशन इस बात पे भी करना है कि हम डेटाबेस तक पहुंचे कैसे। तो इसको ऐसे समझिएगा, क्या कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए एक प्रोफेशनल डेटाबेस यूज करना डे वन पे जरूरी है क्या? नहीं। देखिए आपका छोटा मोटा हिसाब किताब है, आप कॉपी पेन पे कर सकते हो, थोड़ा सा बढ़ गया यू कैन हैव एन एक्सेल शीट। ऑब्वियसली बिजनेस या प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसका स्केल इतना होना चाहिए कि लगे कि हाँ यार अब मेरे को एक प्रोफेशनल डेटाबेस चाहिए। तो यहाँ पर बस हम ये समझते हैं कभी कभी ना कि अगर हम डेटाबेस यूज ना करें, इमेजिन करो रेलवेज या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना सारा डेटा या आपकी यूनिवर्सिटी एक एक्सेल शीट में रखे, तो क्या होगा? रन टाइम पे क्या 2000 ट्रांजैक्शन एक साथ चल पाएंगे? नहीं, एक डेटा बहुत जगह स्कैटर्ड हो सकता है। तो डेटा रिडंडेंसी, मानो एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपीज, इनकंसिस्टेंसी, एक ही डेटाबेस में एक वेरिएबल की वैल्यू कहीं कुछ और लिखी है, कहीं कुछ और लिखी है, आप कंफ्यूज हो गए यार एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस करेंगे, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। तो क्यों हमें डेटाबेस यूज करना चाहिए? क्योंकि फाइल सिस्टम में जब आप स्केल अचीव करते हो देन यू हैव टू गो विद द डेटाबेस, वरना ये सारी प्रॉब्लम आने लगती है। और जब आप डेटाबेस यूज करेंगे तो ये जो मैंने प्रॉब्लम बोली देन ये एडवांटेज मिल जाएगा। तो मैं आपको इंडिपेंडेंस दूंगा, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो उसके साथ कनेक्ट कर लो, रिडंडेंसी नहीं होगी, कॉन्करेंसी, मल्टीपल लोग, रेलवेज में जब तत्काल ओपन होता है तो लाखों लोग एक साथ सीट बुक कर रहे होते हैं, कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी होगी, इंटीग्रिटी होगी, एक सीट दो लोग को बुक नहीं होगी, समथिंग लाइक दिस। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही होती हैं। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डेटाबेस, इवन व्यू इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझा देता हूँ। व्हाट इज इंस्टेंस एंड स्कीमा? नाउ व्हाट इज दैट? इंस्टेंस माने बेसिकली वैल्यू, स्कीमा माने स्ट्रक्चर। तो एक सिंपल एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं बोलता हूँ देयर इज अ इंटीजर वेरिएबल आई जिसका वैल्यू है 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेमोरी में मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट कि 2 बाइट का एक लोकेशन हम रखेंगे, उसका नाम हम आई रखेंगे, उसमें इंटीजर टाइप का डेटा होगा। अब ये सब है स्ट्रक्चर, ये सब है स्कीमा। किसी इंस्टेंस पे, फिलहाल इस इंस्टेंस पे उसकी वैल्यू है 2, ये है हमारा इंस्टेंस। बात समझ आती है? तो डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है,
कौन रो है, क्या कोई एट्रीब्यूट नॉन नल है, क्या प्राइमरी की कौन है, ये सब है हमारा स्कीमा, दैट इज स्ट्रक्चर। बट किसी इंस्टेंस में उसमें क्या डेटा स्टोर है, दैट इज लाइक इंफॉर्मेशन, दैट इज लाइक डेटा, है ना। तो इंस्टेंस और स्कीमा का डिफरेंस आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया। OLAP OLTP छोटा सा पॉइंट है, जल्दी समझा देता हूँ। आमतौर पे डेटाबेसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज OLAP विच इज लाइक ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, and one is like OLTP which is online transaction processing. Now what do we mean by this? इसको आप ऐसे समझिए कि जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, मान लीजिए हम लेट मी से स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं, तो लेट मी से कोई वो सारे बैंक अकाउंट जो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, है ना, 85% ऑफ द डेटा स्टेट बैंक के पास वही है। 1940s 50s 60s 70s कितने सारे अकाउंट, कितने सारे ट्रांजैक्शन होंगे, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्या याद करके रखा हुआ है। और ये 15% वो अकाउंट्स हैं या वो डेटा है जो आज एक्टिव हैं, जिनमें रोज डेबिट क्रेडिट होते हैं, जिनमें रोज KYC अपडेट करना पड़ता है, डे टू डे ऑपरेशन जो हम करते हैं, किसी की FD चल रही है, किसी के ऊपर लोन है, सब किसी के डीमैट अकाउंट्स हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये जो ऑनलाइन, आई एम सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज हिस्टोरिकल डेटा एनालिटिकल प्रोसेसिंग, दिस इज डे टू डे ऑपरेशंस। तो ये जो हिस्टोरिकल डेटा है ये हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर हम एनालाइज करना हो, देखिए इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करने से क्या होता है, किस तरह के लोन के पैसे वापस नहीं आते। तो जब हिस्टोरिकल डेटा से हमें कुछ सीखना हो, डिसीजन मेकिंग करनी हो, देन वी यूज़ OLAP। देन OLTP इज फॉर डे टू डे ऑपरेशन, जहां रीड राइट ऑपरेशन डेली होते हैं, डेली का काम करना है। दिस इज नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग, दिस इज फॉर डे टू डे ऑपरेशन। वो सारा मैनेजमेंट हम OLTP में करते हैं। इनको अलग अलग रखने का एडवांटेज ये है, हिस्टोरिकल डेटा पे राइट ऑपरेशन तो होता नहीं है और डे टू डे बेसिस पे इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर मैं सारा डेटा एक साथ रखूंगा ना सर, तो स्पेस बहुत ज़्यादा लगेगा, और स्पेस बहुत ज़्यादा लगेगा तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो क्यों ना हिस्टोरिकल डेटा को अलग रखा जाए, इसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाए, इसको डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउसिंग, आगे मैं बात करूंगा, डेटा साइंस के लिए यूज़ किया जाए, और डे टू डे ऑपरेशंस को अलग रखा जाए। और क्योंकि इसका साइज़ कम है तो चीज़ें भी स्पीड से हो रही होंगी। दैट इज़ द आइडिया। तो आई थिंक ये डिफरेंस आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट DBA, DBA स्टैंड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इंपॉर्टेंट है, मैं कोई आपसे पूछ सकता है, क्या पता 10-15 साल के बाद आप भी किसी अच्छी कंपनी में DBA की पोजीशन पे काम कर रहे हो। तो जैसे एक मूवी के अंदर डायरेक्टर होता है ना, एक डेटाबेस के अंदर DBA होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस से रिलेटेड, जैसे हमारे दिखाता है ना, भगवान के बहुत सारे हाथ होते हैं, एंड हर हाथ में अलग तरह का क्या बोलते हैं, शस्त्र होता है अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। तो स्टार्टिंग डिज़ाइन टिल द लास्ट लेवल एग्जीक्यूशन, बैकअप, सिक्योरिटी, ऑल द आइडियाज आर डायरेक्टेड बाय DBA, है ना। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ध्यान रखना है अगर डेफिनेशन पढ़े तो। अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर is a person who is responsible for managing, securing, maintaining database, ensure that they run smoothly and efficiently, है ना। तो आई थिंक ये बात भी समझ होती है। अच्छा, ये तीनों टर्म जल्दी से बता देता हूँ। देखो, हिस्टोरिकली जब 1980s और 90s में क्या था, बहुत सारा डेटा धीरे धीरे आना शुरू हुआ। पहले तो कॉपी पेन पे था, फिर कंप्यूटर में आने लगा। तो डेटा वेयर हाउसिंग एक कंसेप्ट था जहाँ पर हम डेटा मल्टीपल सोर्सेज से गैदर करके एक सिंगल जगह पे उसको अच्छे से मैनेज करके रखते थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसको हम एफिशिएंटली रिट्राइव कर सके, वहाँ से अपना काम पूरा कर सके जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। इस आइडिया को बोलते थे डेटा वेयर हाउसिंग। विद टाइम 10-15 साल बाद मान लीजिए फिर हमने समझा डेटा माइनिंग क्या है। अब डेटा वेयर हाउसिंग तो आपने कर ली, डेटा सब सेट करके रख लिया, इसका करेंगे क्या? तो ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा को पढ़ना, समझना एंड देन एक्शन लेना। ये समझना कि अभी गर्मी आने वाली है, तो मान लीजिए अमेज़ॉन को ये पता होना चाहिए अपने डेटा से लास्ट टू लास्ट ईयर कि अभी हीटर नहीं जाएगा, अभी कूलर बिकेंगे, अभी AC बिकेंगे, अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकेंगी। वो सारी चीज़ें जो गर्मियों में ज़्यादा बिकती है, क्यों ना पहले से वेयर हाउस में रख ली जाए। तो डेटा माइनिंग वो तरीका है जहाँ से हम पैटर्न और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा। शेयर मार्केट का डेटा आपके पास है लास्ट 50 ईयर्स का। आप देखिए गर्मियों में किन कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे, आइसक्रीम कंपनियों के शेयर्स ऊपर जाएंगे, किन कंपनीज के शेयर्स नीचे आएंगे, ये पूरा आइडिया एनालाइज करना। एंड देन लास्ट नाउ डेज इट इज़ लाइक डेटा साइंस, जहाँ पर
हम सिर्फ पैटर्न डायरेक्टली खुद से समझने की कोशिश नहीं करते, हमारे पास AI इंजन्स हैं, हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं, हमारे पास एल्गोरिदम है, स्टैटिकल टेक्निक्स हैं, जो सब कुछ यूज कर रहे हैं इसमें से। और मतलब मान लो डेटा माइनिंग टू द नेक्स्ट लेवल इज लाइक डेटा साइंस, सब कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लेने का। सो दैट इज द आइडिया ऑफ डेटा साइंस। यस, सो दैट इज ऑल इन चैप्टर नंबर 1। बहुत सारे छोटे छोटे टर्म मैंने बहुत जल्दी से आपको समझा दिए। नाउ विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर, दैट इज ER डायग्राम। ओके सर, तो अभी बात करते हैं ER डायग्राम की। देखो, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ना, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो स्टेप नंबर 1 क्या है? पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, पहले कस्टमर से समझेंगे, बात करेंगे जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी की, भाई आपको बनाना क्या है, कि आपकी रिक्वायरमेंट है। जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट समझ आती है, देन स्टेप नंबर 2 में उसके लिए एक डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसा नहीं सीधे कोड करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। वो डिज़ाइन के अलग अलग टूल्स है, डेटा फ्लो डायग्राम, DFD आपने सुना होगा, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें से एक डिज़ाइन करने का तरीका है हमारा ER डायग्राम या ER मॉडल इसे बोलते हैं। स्पेसिफिकली इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेसेस। तो जब भी हम कोई डेटाबेस बनाएंगे, स्टेप नंबर 1 जो हमारा होगा सर, वो ER डायग्राम होगा। बहुत सारे डिज़ाइन टूल्स हो सकते हैं। क्यों ER डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है सर? ये बहुत कंफर्टेबल है, ये बहुत कन्वीनियंट है, इसको समझना समझाना रिलेटिवली बहुत आसान होता है। इट इज़ टेक्निकली नोन एज नॉन टेक्निकल डायग्राम। तो ये कस्टमर को और डेवलपर को दोनों को समझ आ रहा होता है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि किस तरह से दिखे, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक आपको प्लेसमेंट्स में बनाना पड़ेगा, कोई बेसिक क्वेश्चन आए तो आए। तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, बट देखो एक बेसिक आइडिया आप कोशिश करोगे आपको समझ आएगा। थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो शायद किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ बीच में देखिए एक स्टूडेंट फंसा हुआ है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पिन पॉइंट द रेक्टेंगल्स। यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री होगी, टीचिंग असिस्टेंट्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, प्रोग्राम कोई बीटेक में है, कोई MBA में है, सेक्शंस इज देयर, बुक स्टोर इज देयर, कोर्स वर्क कैन ऑल्सो बी देयर, लाइक डेटाबेस कैन बी अ कोर्स, है ना। टेक्स्ट बुक वहाँ पे हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है। कैन यू सी दिस? तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आने लगता है। देन दीज डायमंड्स आर नोन एज रिलेशनशिप्स। Like for example, student can help a professor instruct in a program। तो जो डायमंड जिनको हम बोलते हैं, ये रिलेशनशिप है, कैसे दो रेक्टेंगल आपस में रिलेट करेंगे। एंड देन यू हैव दिस ओवल्स या एलिप्सिस बोल सकते हैं। स्टूडेंट के अंदर है क्या? स्टूडेंट ID, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का सेक्स, स्टूडेंट का ईमेल, समथिंग लाइक दिस। तो जस्ट मैं यही बात समझा रहा हूँ कि ये पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना रिलेटिवली आसान है। आगे बढ़ते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, पहला टर्म है एंटिटी। नो सर, व्हाट इज एन एंटिटी? शॉर्ट में अगेन, एंटिटी इज दैट ऑब्जेक्ट जिसको हम डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन अ ग्रुप, दैट इज एन एंटिटी। जैसे मैं, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, आपको किसी की सुपारी देनी है अगर, है ना, तो जिसको भी आप सुपारी देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होगा, वो आपसे क्या मांगेगा? भाई कोई पहचान बताओ ना मेरे को, फोटो बताओ या समथिंग लाइक दिस। वो रेड शर्ट पहना होगा, कुछ भी कॉलेज के गेट पे मिलेगा, स्कूल के गेट पे मिलेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। तो अगर किसी भी चीज को ग्रुप में मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी दैट ही और शी और वट एवर डेटा प्रोसेस, देन इट इज नोन एज एंटिटी। अदरवाइज वो एंटिटी नहीं है। तो बहुत सारी आंट चीटियां आपको नजर आ रही हैं। इन जनरल क्या एक चीटी हमारे लिए ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो है सर, ये एंटिटी नहीं है। क्यों? शायद ही ऐसा कोई आइडिया इन जनरल हम समझा पाए जिसके बेस पे जल्दी से आप बता पाओ कि इसका नाम शीतल है, इसका नाम मीनल है, इसका नाम सोनल है, समथिंग लाइक दिस। यू कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई बिटवीन देम, है ना। सो ये एक प्रॉब्लम है। तो एंटिटी क्या हुआ जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जब हम डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो जो भी टेबल के हमारे रो होते हैं, एवरी रो इज एन एंटिटी। कैसे? अब मान लीजिए नेम है तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यार, उस रो में लेके जाओ जहाँ पे नाम स्मिथ है, तो हम पता है कि अच्छा शायद इस वाले रो की बात कर रहे हैं। उस रो में लेके जाओ जहाँ पे एज 22 है, हमें पता है टेलर वाले रो की बात हो रही है। तो एवरी रो इज एन एंटिटी, है ना। लाइक हर बैंक अकाउंट इज एन एंटिटी क्योंकि उसके पास अकाउंट नंबर है जिस बेस पे मैं उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, लाइक दिस। व्हाट इज एंटिटी सेट? ये जो पूरा टेबल है, अगर हर रो एक एंटिटी है तो पूरा टेबल क्या कहलाएगा? एंटिटी सेट। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल इन अ ER डायग्राम। अब आप देखिए जितने भी रेक्टेंगल हमारे थे ना, ये छूट गया मैनेजमेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे बच्चे कैसे भूल सकते हैं। तो ये जितने भी रेक्टेंगल हैं,
ये सब एंटिटी सेट्स हैं। अब प्रोफेसर, इसके अंदर बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, हर एक की अलग अलग रो होंगी एंड एवरी रो इज एन एंटिटी, है ना। तो प्रोफेसर इज एन एंटिटी सेट, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रोज। नेक्स्ट बात आती है एट्रीब्यूट की। सर रो तो आपने बता दिया, नाउ व्हाट आर दीज कॉलम्स, इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट, जो इन एंटिटीज को डिफाइन करते हैं, समझाते हैं। देयर यू कैन सी ईच ओवल इज एन एट्रीब्यूट। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या? जैसे एक होता है सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड जिसकी एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा वैल्यू हो सके, फॉर एग्जाम्पल एक फ़ोन नंबर और लेट मी से ईमेल एड्रेस और इवन फिजिकल एड्रेस। सो एनीबडी कैन हैव मल्टीपल फ़ोन नंबर्स और मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। बाकी जितने भी होंगे दे आर नोन एज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ER डायग्राम में आप देखोगे तो बाय अ डबल ओवल, बाय अ डबल एलिप्स, आप देखोगे ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को लिखने का एक तरीका है। आपको देख के समझ आएगा कि दैट मीन्स अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक आइडिया होता है सिंपल एंड स्टोर्ड। अब ये क्या कहानी है? सिंपल एंड कंपोजिट पहले समझते हैं। देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स, लाइक फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम उसे फर्दर डिवाइड करते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम। आजकल आपने देखा होगा कि फॉर्म आप फिल करोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, तो 99% ऑफ द टाइम दे आस्क फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेपरेट, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। कहीं कहीं आपको मिडिल नेम भी मिलेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। सो ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट था नेम, जिसको हमने दो सिंपल एट्रीब्यूट में फर्दर डिवाइड कर दिया। ऐसे आप नोटिस करोगे एड्रेसेस भी बहुत जगह, यहाँ नहीं एड्रेस सिंपल रखा है, वरना लेन नंबर 1, लेन नंबर 2, लोकेलिटी, पिन कोड, समथिंग लाइक दिस, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आइडिया होता है स्टोर्ड और डिराइव्ड का। अब ये क्या कहानी है? जैसे मान लीजिए एज है, एज की प्रॉब्लम क्या है? सर एज की प्रॉब्लम है कि वो रोज चेंज होती है ना। मैं आपका एज पूछूंगा, फिर मेरे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा मैंने कब पूछा था। तो इसको मैनेज करने का आसान तरीका क्या है? मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूँ, है ना। और जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी बेस्ड ऑन द करंट डेट एंड द डेट ऑफ बर्थ, मैं आपकी एज खुद से कैलकुलेट कर लूंगा। सो नाउ योर डेट ऑफ बर्थ is the stored attribute and this dotted oval ellipse is the derived attribute। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड ओवल से। तो ये आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गई। ओके, अगली बात आती है रिलेशनशिप्स की। जो मैं आपसे बोल रहा था, दीज आर द डायमंड्स, जो कि दो एंटिटी सेट को आमतौर पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो टीचर टीचेज अ सब्जेक्ट, अब ये एक रिलेशनशिप है ना। इसमें अगर फर्दर जाएंगे, एक आइडिया आता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो बताता है कितने एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने रेक्टेंगल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे टीचर और सब्जेक्ट एक रिलेशनशिप है टीचर्स, तो इसको बोलेंगे इट्स अ बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी क्यों? क्योंकि दो लोग हैं। यहाँ पर देखेंगे CST कुछ बनाया, इसने 3 लोग हैं, कोर्स, टीचर एंड सब्जेक्ट्स टर्नरी। यहाँ पर कितने? 4 लोग हैं, क्वाटर्नरी। सिमिलरली यू इफ यू वांट यू कैन हैव n नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स रिलेटेड, देन दैट विल बी नोन एज एन एरे रिलेशनशिप। यहाँ पर आप देखोगे टेक्निकली इट्स ए यूनरी रिलेशनशिप। वाई? एंटिटी सेट्स और एक ही है टीम। टीम वाया सुपरविजन रिलेशनशिप इज कनेक्टेड टू टीम ओनली। जैसे एक सुपरवाइजर है, बाकी सुपरवाइज ही है, तो इट्स अ यूनरी रिलेशनशिप। ये याद रखेंगे। एक सर आइडिया होता है स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स का, जिसको रेशियो बोलते हैं 1 to 1, 1 to many, many to 1 या फिर many to many। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बोलूँ अ पर्सन टू आधार कार्ड, एक पर्सन का एक ही आधार कार्ड हो सकता है, एक आधार कार्ड पे एक ही पर्सन हो सकता है। लीगली बात कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो तो मेरे को नहीं पता। Then 1 to many, let me say phone number, on a single Aadhaar you can have multiple phone numbers, तो that is 1 to many। इसको उल्टा करोगे तो many to 1 हो जाएगा। You can have many to many, like a doctor and a patient। एक डॉक्टर के बहुत सारे पेशेंट्स हो सकते हैं, कोई पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर के अंडर डायग्नोज में हो सकता है। सो दीज आर द रेशियोज। ये आपको समझ आ गया। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक ये छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, वीक एंटिटी सेट। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा देवर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अगर कोई एंटिटी सेट रेक्टेंगल ऐसा है जिसके पास अपना प्राइमरी की नहीं है, अभी अगले चैप्टर में समझेंगे व्हाट इज अ प्राइमरी की, जिसके पास अपना प्राइमरी की नहीं, उसको बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल रेक्टेंगल। ये ध्यान रखना है, व्हाट इज वीक एंटिटी सेट। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में एक ही डिफरेंस है कि जिसके पास अपना प्राइमरी की है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिसके पास नहीं है दैट इज अ वीक एंटिटी सेट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एंड कन्वर्जन में आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, बट दैट इज ऑल्सो एन ईजी आइडिया। एंड अगेन दैट विल बी ऑल। तो अगर ER डायग्राम की बात करें, इनको बनाना, समझना, समझाना, एवरीथिंग इज इजी। प्रॉब्लम क्या है
एक लेवल के बाद अगर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो देर आर सर्टेन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है ना, तो उसका एक प्रॉब्लम है। लास्ट लेवल पे हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट दोज ER डायग्राम इनटू टेबल्स। तो वो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि फॉर एवरी रेक्टेंगल वी मेक अ टेबल एंड सो फॉर। तो अब हम किस स्टेज पे आ गए, अब हम मान लेते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमने समझ ली, उस रिक्वायरमेंट से हमने ER डायग्राम बना लिया और उस ER डायग्राम को देख के हमने टेबल बना लिए, है ना। एंड नाउ द डिस्कशन फर्दर कंटिन्यूज विद द टेबल वाला आइडिया। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेशनल डेटाबेस, ये रिलेशनल मॉडल की बात करूंगा। सॉरी आपके वीडियो के फ्लो को तोड़ दिया, बट अगर आप इस वन शॉट वीडियो फॉर प्लेसमेंट्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और सब्जेक्ट को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो चेकआउट आवर वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा www.knowledgegate.ai, जहाँ पे इसी कोर्स का सारा पीपीटी इंक्लूडिंग क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर कंपनी वाले क्वेश्चंस है वो, और हर टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू। चलिए सर, तो अभी बात करते हैं रिलेशनल मॉडल की। टॉकिंग अबाउट रिलेशनल मॉडल, तो डॉक्टर कोड 1970 इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, बट अभी तो हम डायरेक्ट प्लेसमेंट पे फोकस्ड हैं तो आई डायरेक्टली जंप ऑन टू द आइडिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ। लुक एट दिस, हालांकि ज़्यादातर बात आपको याद दिला चुका हूँ। जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, रिलेशन का मतलब है टेबल। तो दे यू सी अ टेबल जिसमें हमारे पास बहुत सारे रोज होंगे, बहुत सारे कॉलम्स होंगे। मेरे को लगा अलग अलग बुक्स में, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, मैं सारे नाम मेंशन कर देता हूँ। तो वेदर आप एक रो को रो बोलो, टपल बोलो, रिकॉर्ड बोलो, टोटल नंबर ऑफ रोज को बोलते हैं कॉर्डिनैलिटी, सबका मतलब सेम है। मान लो इसकी कॉर्डिनैलिटी कितनी है, 4, दिस इज अ रो और अ टपल और अ रिकॉर्ड, एक ही बात है। सिमिलरली जब हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम को हम डोमेन बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को एरिटी बोलते हैं, एरिटी या डिग्री। तो इस टेबल का फिलहाल एरिटी कितना है या डिग्री कितना है, 5। ये एक बेसिक बात है, आपको समझ आनी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आइडियाज हैं जो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं होल्ड करेगा। दैट इज ईच सेल कंटेन एटॉमिक वैल्यू। सेल माने इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम। तो क्या किसी भी एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती सर। इवन वो जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है ना, उसके लिए भी हम सेपरेट टेबल बना लेते हैं, बट हर सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यू एक ही वैल्यू होगी। वैल्यूज ऑफ कॉलम आर ऑफ सेम काइंड, बेसिक बात है। अब अगर यहाँ मैं सिटी लिख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, अब इसमें अपनी एज नहीं लिखूंगा, सबको सिटी लिखना है। या इधर अगर हम आईडी लिख रहे हैं तो अब यहाँ पर कोई फ़ोन नंबर नहीं लिखेगा, तो दैट इज ऑल्सो बेसिक थिंग। ईच रो इज यूनिक। अभी आगे की में डिस्कशन करूंगा, बट ध्यान रखना है कोई भी दो रो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। हो सकता है अब जैसे यहाँ पे दो चीज़ें सेम है चलेगा, लेकिन हॉबी डिफरेंट है या सिटी डिफरेंट है या नेम डिफरेंट है या आईडी डिफरेंट है। तो कोई भी दो रो में कम से कम एक चीज़ डिफरेंट ज़रूर होगी। कोई भी दो रो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकती, याद रखिएगा। कैन नॉट, नो टू टेबल्स कैन हैव सेम नेम इन द रिलेशनल स्कीमा। दो टेबल का सेम, अब एक स्कीमा के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, तो क्या दो टेबल का एग्जैक्टली सेम नाम हो सकता है? नहीं हो सकता, याद होना चाहिए। ईच कॉलम हैज अ यूनिक वैल्यू, ईच कॉलम हैज अ यूनिक नेम। आई एम सॉरी, क्या दो कॉलम, ये बड़ी बेसिक बातें हैं, बट स्टिल क्या दो कॉलम का सेम नाम हो सकता है? नहीं। क्या दो अलग अलग टेबल में दो कॉलम का सेम नाम हो सकता है? सर वो हो सकता है, बट एक टेबल में दो कॉलम का सेम नाम नहीं हो सकता, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर डेटा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना। तो मैं रिजल्ट को किस ऑर्डर में लिखूं, कौन सा रो पहले कौन सा रो बाद में, या कौन सा कॉलम पहले कौन सा कॉलम बाद में, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर ऑफ रोज एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट, दैट इज नॉट रिलेटेड आइडिया, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए, क्या पता कोई डायरेक्ट आपसे पूछ ले। अब नॉर्मलाइजेशन पे जाने से पहले एक बार हमें समझना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है। तो जल्दी से एक आइडिया समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक टेबल हमारे पास है, मान लीजिए स्टूडेंट टेबल, जहाँ पे रोल नंबर, नेम, एज, देन ब्रांच का कोड, देन ब्रांच का नेम, इवन ब्रांच के एचओडी का नेम, सब कुछ मैंने लिख दिया। तो होता क्या है, जब एक टेबल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन, ऑल्दो अभी और भी बहुत सारा हो सकता है, बट एक टेबल में जब हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन भरने की कोशिश करते हैं ना, तो एक इंफॉर्मेशन की वजह से दूसरे इंफॉर्मेशन को रिपीट करना पड़ता है। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, सो सर दिस इज नथिंग बट रिडंडेंसी। जहां पर आप देखो हर सीएस ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ब्रांच का पूरा इंफॉर्मेशन सर मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। अब इसकी वजह से रिडंडेंसी इज अ पैरेंट प्रॉब्लम, इसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम आती है। जैसे उदाहरण के लिए
वन इज नोन एज इंसर्शन एनोमलीज। अगर मुझे यहाँ पर एक नए ब्रांच का इंफॉर्मेशन लगाना, फॉर एग्जांपल AI ब्रांच है ना, ब्रांच कोड इज 103, ब्रांच नेम इज AI, लेट मी से HOD नेम इज XYZ। बट प्रॉब्लम बताओ क्या है? प्रॉब्लम ये है सर कि यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर वी कैन नॉट डू द एंट्री बिकॉज स्टूडेंट नहीं है। अब यहाँ पर आपने ब्रांच के इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, तो जब तक AI ब्रांच में स्टूडेंट नहीं होगा तब तक AI का इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता। दैट इज अ प्रॉब्लम, इंसर्शन प्रॉब्लम। डिलीशन, EC ब्रांच में एक ही बच्चा है, अगर ये बच्चा फैसला करता है कि मेरे को कॉलेज छोड़ के जाना है, तो टेक्निकली तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डिलीट कर रहा हूँ, बट अनइंटेंशनली मुझसे ब्रांच का इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज डिलीशन एनोमली, डिलीशन प्रॉब्लम। करने कुछ और जा रहा है और कुछ और रहा है, क्योंकि आपने डिपेंडेंसी कर दिया। एंड देन मॉडिफिकेशन, अगर CS के HOD का मान लीजिए नंबर, ये फॉर एग्जाम्पल नाम चेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है HOD, तो टेक्निकली सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज है, बट यहाँ पर क्योंकि 3 बार एंट्री आपको तीनों बार चेंज करना पड़ेगा, नो दैट इज नोन एज मॉडिफिकेशन एनोमलीज। रिडंडेंसी मेजर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से 4-5 समस्याएं और आ रही हैं। तो इसको मैनेज करने का तरीका है, टेबल को डिवाइड करो। हर टेबल में एक सिंगल आइडिया, एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में अगर आप मर्ज अप करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो दिस इज द सॉल्यूशन। हमने क्या किया, स्टूडेंट का टेबल अलग किया, ब्रांच का टेबल अलग किया, और ब्रांच टेबल के प्राइमरी की को आगे बात करूंगा फॉरेन की यहाँ भी समझ सकते हैं, यहाँ पर एंट्री दिला दी ताकि रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे। अब आप तीनों चीज देख लो, अगर यहाँ पे नया AI ब्रांच लाना है, ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर EC ब्रांच का स्टूडेंट अभी बाहर जाएगा तो क्या EC का डेटा डिलीट होगा, नहीं डिलीट होगा सर। अगर CS के HOD का नाम चेंज होता है तो वो सिर्फ एक ही जगह चेंज होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल व्हाट हैपन्स इज, ये जो हमारा रिडंडेंसी था, एक चीज को मल्टीपल टाइम स्टोर करने की जो प्रॉब्लम थी वो चली जाती है, उसके सब बाकी प्रॉब्लम खुद में खुद चली जाती है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग सर। और ये जो टेबल को डिवाइड करने का आइडिया है, यही है नॉर्मलाइजेशन, ये कहानी है। तो कल को ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कल को आपसे कोई पूछ ले नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ से मत शुरू करना, यहाँ से शुरू करना। उसे बताओ प्रॉब्लम क्या है डेटाबेस के अंदर, प्रॉब्लम का रूट कॉज है रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का सॉल्यूशन है टेबल को डिवाइड करना, और टेबल को डिवाइड करना ही नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। ये पूरा इसका अंडरस्टैंडिंग है। नाउ अभी बिफोर आई गेट ऑन टू द आइडिया ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF BCNF, उससे पहले आपको दो चीज आनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होते हैं, पॉइंट नंबर 1, और कीज क्या होते हैं। बिना फंक्शनल डिपेंडेंसीज और बिना कीज पे काम करे देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं नॉर्मलाइजेशन। सो नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट द आइडिया ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, ना टॉकिंग अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी ना, मेरे को लगता है बहुत कंफ्यूजिंग आइडिया है, बच्चे इसको बहुत गलत तरह से समझते हैं। इसका आइडिया समझाता हूँ क्या है। मान लीजिए आई टेक एन एग्जांपल, ये स्टूडेंट वाले ले लेता हूँ। लुक एट दिस एग्जांपल, है ना। पहली बात, जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, मैथ का फंक्शन जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे फंक्शंस अलग है। इमेजिन इफ आई से देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम रोल नंबर टू नेम, शॉर्ट में लिख देता हूँ। देयर इज अ फंक्शनल, ऐसे एच से रिप्रेजेंट करता है, देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम रोल नंबर टू नेम। नाउ व्हाट डज दैट मीन इज, अगर ऐसा नहीं कि रोल नंबर कोई फॉर्मूला है, आप उसमें रोल नंबर डालोगे नेम बन जाएगा ना। अगर मैं आपको रोल नंबर बताऊंगा तो आप यू आर इन द पोजीशन कि आप टेबल में मेरे को नेम यूनिकली आइडेंटिफाई करके बता दोगे। बस यही होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा, मैं आपको अल्फा की वैल्यू बताऊंगा, आप मुझे बीटा यूनिकली आइडेंटिफाई करके बता दोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या रोल नंबर टू नेम फंक्शनल डिपेंडेंसी है, हाँ है ना सर, 1 2 3 4। लेट्स प्ले अगेन, मैं बोलता हूँ रोल नंबर 3, जरा बताना बच्चे का नाम क्या है। सर रोल नंबर 3 का नाम C है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा सोच लेते हैं, कैन आई से there's a functional dependency, look at this, there's a functional dependency from age to branch code। ये देखना जरा, ये नहीं है सर, क्यों? मैं आपसे बोलूंगा एज 19 है, ब्रांच कोड बताओ 101, एज 18 है, ब्रांच कोड बताओ 101, एज 20 है, ब्रांच कोड बताओ, अभी नहीं बता पाओगे आप। वाई? देयर इज अ प्रॉब्लम। एक बार एज 20 पे ब्रांच कोड आया 101, एक बार एज 20 पे ब्रांच कोड आया 102। देयर इज अ कंफ्यूजन। ये बताएंगे, ये बताएं, नहीं बता सकते। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, मैं आपको अल्फा की वैल्यू बताऊंगा तो आप बीटा की वैल्यू मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करके बता दोगे। बस यही है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये
आई थिंक ये मैंने पूरी यहाँ पे यही बात बताया। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये पूछ रहा है बताओ इसमें से कौन सा वैलिड डज नॉट होल्ड, कौन सा वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। क्या ए से बी है, 1 पे 2 है, 4 पे 2 है, 5 पे 3 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बी सी टू ए, ये नहीं होगा सर, दैट इज अ प्रॉब्लम। वाई? देखो फिर वही बात, एक बार 2 3 पे क्या मिला 1, तो हर बार 2 3 पे 1 ही मिलना चाहिए, बट यहाँ पर 2 3 पे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। नो, दैट डजंट होल्ड गुड। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी काम कब करेगा? अगर एक बार 2 3 पे 1 मिला तो अब हर बार 1 ही मिले, ताकि वी आर इन द पोजीशन टू यूनिकली आइडेंटिफाई, बट हियर वी कैन नॉट, नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो अब आई थिंक ये आप पकड़ लोगे फंक्शनल डिपेंडेंसी की कहानी। अच्छा, यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी एक छोटा सा आइडिया होता है यू नो क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स निकालने का। वो क्या कहानी है यहाँ पे देखो, शॉर्ट सा समझाता हूँ इसको। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हम बाद में कीज वगैरह भी आइडेंटिफाई करते हैं। समबडी सेज कि ए प्लस की वैल्यू बताओ, माने ए का क्लोजर बताओ। इसका मतलब यूजिंग एट्रीब्यूट ए आप कौन कौन से एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर लोगे, यू आर इन द पोजीशन। तो सर ए से ए तो मैं कर ही लूंगा, अब यहाँ दिख रहा है ए से बी तक जा सकते हैं, तो मानो मैंने इस डिपेंडेंसी को यूज कर लिया, मैं ए से बी तक पहुंच गया। देन लिखा है बी टू सी, तो मानो मैंने इस डिपेंडेंसी को भी यूज कर लिया, अब मैं ए बी सी पे पहुंच गया। देन लिखा है ए बी टू डी, मेरे पास ए बी दोनों है, तो मैं कहाँ तक पहुंच गया, मैं डी तक पहुंच गया। ए बी सी डी, लुक एट दिस, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ भी समझ आ रही है। ए बी सी डी कैसे हमने निकाला। तो क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक्स का क्लोजर बताओ, तो इसका मतलब अगर मैं आपको एक्स एट्रीब्यूट देता हूँ, देन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल आप यूजिंग एक्स और कितने एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लोगे, दैट इज नथिंग बट क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। नाउ दैट इज अगेन नेक्स्ट आइडिया आ जाता है की का। तो देखो सीधे की आपको समझाता हूँ, की इज अगेन एन इंपॉर्टेंट आइडिया। ओके, तो देखो डेटाबेस में ना बहुत सारे तरह के कीज है ना। आई टेक एन सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन। अब मान लीजिए, लेट मी सी, देयर इज अ टेबल ए बी सी डी समथिंग लाइक दिस, ऐसा हमारा टेबल है। एक और ले लेता हूँ, एंड लेट मी से देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम ए टू बी सी डी। तो क्या, अभी मैं की बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको उसका डिफरेंशिएशन समझाऊंगा। तो क्या ए की है? हाँ है। तो वाई? कि उसको बोलते हैं है ना, जिसकी मदद से, अगर मैं आपको जिसकी वैल्यू बताऊं उसकी मदद से आप पूरा का पूरा रो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकोगे। लाइक रोल नंबर इज अ की, ट्रेन नंबर इज अ की। मैं आपको रोल नंबर बताऊंगा, आप पूरा का पूरा स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन निकाल दोगे। तो क्या यहाँ पर ए की बना? हाँ बना ना सर, क्योंकि ए से बी सी डी पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो इफ आई टेल यू द वैल्यू ऑफ ए, यू आर इन द पोजीशन टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द 4 एट्रीब्यूट्स। तो ये आइडिया हो गया हमारा की का। की क्या है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए, इसे भूल जाइए, एक नई डिपेंडेंसी है। सपोज दिस अ डिपेंडेंसी फ्रॉम बी सी टू डी लाइक दिस। ये नहीं है बी सी टू डी। क्या अब बी सी मेरा की है? नहीं सर, बी सी की नहीं है, क्योंकि बी सी की मदद से बी सी तो आपको मिला, और ये डिपेंडेंसी कहती है कि आपको डी भी मिला बट ए तो नहीं मिला, और ए नहीं मिला तो कैसे करूंगा। कि आप तभी बनेंगे जब आप सारे एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले। बात नंबर 1 कंप्लीट हुई। अब पहली जो स्पेसिफिक की होती है उसका नाम होता है सुपर की। मुझसे बोलो क्या होता है? सुपर की। सुपर की आपको समझाता हूँ। लेट्स टेक 2 सेपरेट डिपेंडेंसी। ऐसा मान लेते हैं, देयर इज अ डिपेंडेंसी फ्रॉम ए बी टू सी डी एंड देयर इज अ डिपेंडेंसी फ्रॉम ए टू बी सी डी। 2 अलग अलग डिपेंडेंसी है। तो मेरा पहला सवाल, क्या ए बी की है? अब की माने सुपर की, बाय डिफॉल्ट मान के चलो, जब भी मैं बोलता हूँ की माने सुपर की। क्या ए बी सुपर की है? हाँ है। तो सर, क्योंकि अगर आपके पास ए बी का वैल्यू है तो आप बचे 2 सी डी का एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ ये की है, वेरी गुड, बात समझ आ गई। बट क्या अकेला ए बी की है? हाँ सर वो भी है, बिकॉज यूजिंग ओनली ए ऑल्सो यू आर इन द पोजिशन कि आप ए बी सी डी आइडेंटिफाई कर लो। नाउ दैट इज अ डिफरेंस। अब ये दोनों सुपर की तो है। कोई भी ऐसी चीज जिसके क्लोजर से आपको पूरा टेबल, पूरा रिलेशन मिले, वो सुपर की कहलाता है। बट अब हमारा जो ए है उसे हम बोलते हैं कैंडिडेट की। मुझसे बोलो क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। एफिशिएंट की इज द कैंडिडेट की। कॉमन सेंस बात भी है ना। अगर अकेला ए ही पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है तो काय को आप ए बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो कैन आई से, थोड़ा टेक्निकल है, बट वो सुपर की जिसका सबसेट, जिसका प्रॉपर सबसेट भी सुपर की हो, वो कैंडिडेट की नहीं होता। तो ए भी एक सुपर की है, बट इसका एक प्रॉपर सबसेट है ए, जो खुद भी सुपर की है। इसका मतलब आपके अंदर रिडंडेंसी है, आपके अंदर एक्स्ट्रा है। आप सुपर की तो हैं बट आप कैंडिडेट की नहीं है। नाउ दैट बिकम्स अ कैंडिडेट की। बात समझ आती है? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक टेबल पे ना एक से ज़्यादा
आइडियाज हो सकते हैं. लुक एट दिस. Now imagine there's a functional dependency from A to BCD, but there's also a dependency from CD to AB. अब आप मुझे बताओ, A का क्लोजर निकालूंगा तो भी चारों मिलेंगे ABCD. मजे की बात, CD का क्लोजर निकालूंगा सर तो भी चारों मिलेंगे, बिकॉज CD से भी तो AB मिल रहा है. ये दोनों ही सुपर की है. हाँ है. ये दोनों कैंडिडेट की भी है. क्यों? क्योंकि क्या CD का कोई प्रॉपर सबसेट ये कर पा रहा है? ना अकेला C कर सकता है, ना अकेला D कर सकता है. दोनों कैंडिडेट की भी है. अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी बात पहले की, तो कहता है यार दोनों को एक पकड़ लो स्टैंडर्ड. तो मान लो वो कहता है कि मैं ए को आमतौर पे इन जनरल यूज करूंगा, तो वो कैंडिडेट की जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है एज अ प्राइमरी मीन टू आइडेंटिफाई टपल, दैट इज नोन एज प्राइमरी की. ये कहानी है प्राइमरी की का. तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे समझाऊं ना, सबसे बाहर सुपर की, एफिशिएंट खास तरह के सुपर की बनते कैंडिडेट की जिनमें रिडंडेंसी ना हो, जो एफिशिएंट हो, और कोई एक खुशनसीब कैंडिडेट की बनता है प्राइमरी की, और बाकी के बाकी सब कहलाते हैं, मैंने लिखा नहीं, अल्टरनेट की. ये कहानी याद रहेगी क्या? बाकी सब बन जाते हैं अल्टरनेट की. सो दैट इज द आइडिया. बाकी क्वेश्चन तो देखिए बहुत सारे हो सकते हैं. फॉरेन की का भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक मैंने आपको पहले करा दिया. तो फॉरेन की इज नॉट अ की जो यूनिकली टपल आइडेंटिफाई करता है. इसका काम है दो टेबल को रिलेट करना. तो जब पहले टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में पहुंच जाए तो स्टेबलिश रिलेशन बिटवीन, जैसे फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्रालय विदेश के साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश कराता है, ठीक उसी तरह से प्राइमरी की दूसरी टेबल में जाता और उस टेबल के साथ रिलेट कराता है. दैट इज नोन एज फॉरेन की. तो जब एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाता तो वहां से फॉरेन की कह के बुलाते हैं, है ना. थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ. ये कभी कभी, बस एक बात याद दिला रहा हूँ, कभी कभी सिंगल टेबल में भी हो सकता है, जैसे रोल नंबर एंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव. तो ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव आप तभी बन सकते हो जब आप एक वैलिड रोल नंबर हो. क्या मॉनिटर होने के लिए स्टूडेंट होना जरूरी है? स्टूडेंट होने के लिए मॉनिटर होना. तो नाउ दैट इज अ फॉरेन की विच इज टेक्निकली रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ द सेम टेबल. ये भी हो सकता है, बट इसको आप छोड़ दो. एक बेसिक आइडिया फिलहाल देखिए, इस वीडियो को एक स्कोप है 100 मिनट्स के अंदर जल्दी से रिवाइज कराना, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, बट आई थिंक बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया होगा. एंड आई थिंक वी हैव डन द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी आर ऑल रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन विद स्पेसिफिक डेफिनेशंस. ओके सर, तो अभी जल्दी से बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में. नाउ देखो, टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फॉर्म्स, पहली बात जो समझनी है दैट नॉर्मल फॉर्म्स वर्क इन अ हायरार्की. तो जैसा आप देख रहे हो, सबसे पहले विल स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड देन जो सबसे स्ट्रिक्ट है दैट इज BCNF. बट ये रिलेशनशिप आप अभी समझ लो. जैसे आप देख रहे हो, अगर आप BCNF में हो तो आप 3NF 2NF 1NF तीनों में हो, या उदाहरण के लिए अगर आप 2NF में हो तो आप 1NF में भी हो, बट 1NF में हो तो 2NF में हो जरूरी नहीं है. लाइक दिस इज सपोज this is world and this is Asia and that is India and suppose that is Delhi, something like this, है ना. तो ये आइडिया आपको समझ के चलना है. अब दोबारा समझना, नॉर्मलाइजेशन क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. इट इज लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ द टेबल्स. बस उसको इन द लॉन्गर रन जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं तो उनको हम BCNF या 3 या 2NF अलग अलग नॉर्मल फॉर्म कह के बुला रहे होते हैं. इसकी एनालॉजी आप वैसे समझो, जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारा एजुकेशन लेवल ऊपर चलता है, बट हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया ना, लाइक 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. कुछ यही बात है नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में. तो डायरेक्टली स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. अब देखो मजे की बात क्या है, व्हाटएवर डेटाबेस टेबल यू हैव, अगर हमने ER डायग्राम को रूल रेगुलेशन के साथ अच्छे से कन्वर्ट किया है तो इट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि टेबल हमारा फर्स्ट NF में ही होगा, है ना. तो फर्स्ट NF में है कि नहीं वो बेसिकली चेक करने की जरूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट इट इज कंसीडर्ड दैट द टेबल इज इन 1NF. ये बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी. और जो स्टैंडर्ड आइडियाज मैंने आपको बताए थे ना एट द टाइम ऑफ, अभी बात जब हमने की थी स्टैंडर्ड ऑफ बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस, वही सारे टेबल, वही सारे आइडियाज हैं. तो ऑर्डर ऑफ रो इज इररिलेवेंट, ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इररिलेवेंट, एक की होगी, एवरी सेल विल कंटेन एटॉमिक वैल्यू, वही सारे स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो कर रहे हो, ठीक ठाक टेबल आपने बनाया, तो बाय डिफॉल्ट इट इज नोन टू बी इन फर्स्ट NF. तो उसमें कुछ नहीं पढ़ना. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर जो कहानी इंटरेस्टिंग बनती है वो आती है सेकेंड NF से. मैं जल्दी से पहले इसकी मैथ समझाता हूँ क्या है. टेक एन एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए एक हमारे पास रिलेशन है विच इज़ लाइक ABCD,
है ना, और मैं दो डिपेंडेंसी बताता हूँ आपको जल्दी से, समथिंग लाइक दिस। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा कैंडिडेट की कौन है, आई थिंक ए बी बिकम्स द कैंडिडेट की। कैसे? बिकॉज ए बी अगर आपके पास है, वही हमारा क्लोजर वाला अंडरस्टैंडिंग, अगर ए बी का क्लोजर आप निकालेंगे तो ए बी से मिलकर आपको डी भी मिल जाएगा, दैट इज ओके, और बी से आपको सी भी मिलेगा, तो ए बी हमारा कैंडिडेट की है। पहली टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, दैट इज प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। वो सारे एट्रीब्यूट जो किसी भी एक कैंडिडेट की का हिस्सा है। यहाँ पर तो हमने एग्जांपल ऐसा लिया कि एक ही कैंडिडेट की टू मेक थिंग्स सिंपल, बट अगर कॉम्प्लेक्स है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप किसी भी एक कैंडिडेट की का हिस्सा है तो आप बन जाता है प्राइम एट्रीब्यूट, वरना आप कहलाता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। दैट इज द मैथ बिहाइंड इट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्राइम एट्रीब्यूट की, तो यहाँ पर मुझे बताओ कौन कौन प्राइम एट्रीब्यूट का हिस्सा है। तो दो एट्रीब्यूट्स हमारे हो गए प्राइम ए बी, क्योंकि वो कैंडिडेट की का पार्ट है, और बाकी हमारा हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कौन कौन जो बच गए सर? तो सी और डी हमारे हो गए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये बात समझ आती है? अगर आप किसी भी की का हिस्सा है देन यू आर प्राइम, अदरवाइज यू आर नॉन प्राइम। अगली बात आती है पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की। अब ये क्या बात है? जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दो डिपेंडेंसी है सर। एक डिपेंडेंसी है जैसा मैं देख रहा हूँ फ्रॉम ए बी टू डी, है ना, एक डिपेंडेंसी है फ्रॉम बी टू सी। तो ये जो ए टू बी वाली है इसको हम बोलते हैं टोटल डिपेंडेंसी। वाई? जब एक कैंडिडेट की या सुपर की पूरी तरह से मिलके एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी नॉन प्राइम है उसको आइडेंटिफाई करती है, दैट इज अ टोटल डिपेंडेंसी, कंप्लीट डिपेंडेंसी। बट यहाँ पर ये जो B2C है ना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पार्शियल डिपेंडेंसी। नाउ व्हाई पार्शियल? बिकॉज अगेन बी अपने आप में कैंडिडेट की नहीं है। जब कैंडिडेट की नहीं बल्कि उसका कोई प्रॉपर सबसेट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करने लगे, नो दैट इज नोन एज अ पार्शियल डिपेंडेंसी, है ना। ये प्रॉब्लम है बेसिकली। ऐसे समझो जॉइंट अकाउंट था ए और बी का, दोनों मिलके कंपनी चला रहे हैं, लेकिन बी बिना ए को बताए सी को आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट इज नॉट गुड इन द लॉन्ग रन। इस तरह की डिपेंडेंसी को बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। हमारा क्या इंटरेस्ट है पार्शियल डिपेंडेंसी में? बिकॉज यही डेफिनेशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। सो एज यू कैन सी हायरार्की तो है ही है। तो अगर टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना है तो स्टेप नंबर 1 पहले उसको किस में होना पड़ेगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड पॉइंट आप देखोगे अगर उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है देन इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो दो बातें हैं, अ टेबल इज सेड टू बी इन 2NF, फर्स्ट इट शुड बी इन 1NF, सेकंड इट शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर देखेंगे, अरे मैंने एक एग्जांपल भी देके समझाया है कि डेटा पे क्या फर्क पड़ता है। तो देयर इज अ सिंगल डिपेंडेंसी B2C, आप देखेंगे तो ए बी मिलकर यहाँ पर की बनेगा और B2C एग्जांपल बनेगा पार्शियल डिपेंडेंसी। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सी ये 3Z मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो अब ये जो टेबल है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, और इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना तो एक ही तरीका है कि सर इसको स्प्लिट कर दो। तो दे यू सी, मान लीजिए अगर इसका नाम में रखा है R, तो लेट मी कॉल दिस एज R1, दिस एज R2, एंड नाउ यू कैन सी B2C हमने सेपरेट कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट देखो जो 3Z वाला रिडंडेंसी था ये अब मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये मैं इधर से अलग से बना पा रहा हूँ। तो दोनों लेवल पे हमें क्लैरिटी हो गई। थर्ड सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है वो हमें समझ आ गई। जब भी कोई आपसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या? द आइडिया ऑफ दिस पार्शियल डिपेंडेंसी। वो नहीं होना चाहिए। डेटा की टर्म्स में कैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं वो भी आप देख पा रहे हो। द मोमेंट यू स्प्लिट आपको वो डेटा बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा है ना, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। अब एक नंबर और आगे जाते हैं एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जब मैं बात करूंगा तो वहां एक आइडिया आता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नो व्हाट इज दैट? तो टेकिंग द सिंपलेस्ट एग्जांपल पॉसिबल, मान लीजिए मेरे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं ABC एंड देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी व्हिच वर्क लाइक दिस, देयर यू सी A to B एंड B to C। तो की मेरा कौन बना है? A। अब अगर मैं आपसे पूछूं B और C कौन कौन है, प्राइम के नॉन प्राइम? तो सर प्राइम तो वो होता है जो कैंडिडेट की का हिस्सा है, कैंडिडेट की का हिस्सा यहाँ पर सिर्फ A है, तो A हमारा प्राइम है, B और C दोनों नॉन प्राइम है। नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम। जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक दूसरे नॉन, इसका मतलब ये नॉन प्राइम है, इसको अपना खुद भरोसा नहीं है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द की, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब एक दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करता है, नाउ दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाता है, आपको समझ आना चाहिए। और अगर किसी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है देन दैट कैन नॉट बी इन 3NF। तो अब 3NF की क्या डेफिनेशन मुझे बताओ? तो अगेन 2NF हायरार्की तो चल ही रहा है। सो a table is said to be in 3NF, first it has to be in 2NF, second there should not be any transitive dependency, transitive नहीं होना चाहिए। again if you can see मैंने एक छोटा सा डेटा बनाने की कोशिश करी, A to B and B to C dependency is there and there you can see
there's certain kind of redundancy जो एक रिलेशन है B से C के बीच में. Look at this 2Q and 3R एक रिलेशन है जो हमें काइंड ऑफ मैनेज करना पड़ रहा है. बट अगर हम इसको डिकम्पोज कर देते हैं इनटू टू सेपरेट टेबल, A to B अलग एंड B to C अलग, देन देयर यू सी कि 2Q और 3R. अब यहाँ पर ये मेरे को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा. सो दैट इज अ वेरी सॉलिड वाला एडवांटेज. तो अगेन दोनों तरह से थियोरिटिकली भी और प्रैक्टिकली भी बात समझ आ रही है. सेकेंड NF एंड 3NF. अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि बताओ टेबल 3NF में है कि नहीं, तो फिर आपको दोनों बातें बोलनी चाहिए. कौन कौन सी? कि यू नो देयर शुड नॉट बी पार्शियल डिपेंडेंसी, देयर शुड नॉट बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. यस, ये बात हो गई. आखिरी जो सर हमारा नॉर्मल फॉर्म है दैट इज नोन एज BCNF. तो BCNF की कहानी क्या, डायरेक्ट आपको पॉइंट पे समझाता हूँ. पहले तो क्या 3NF अच्छा नहीं है क्या कि वी हैव टू कम विद BCNF? तो हाँ, देयर कैन बी सम काइंड ऑफ रिडंडेंसीज और प्रॉब्लम्स जो BCNF सॉल्व नहीं, जो 3NF सॉल्व नहीं कर पाता. तो ऐसा हो सकता है कि सर टेबल 3NF में है, फिर भी बिकॉज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी वहाँ पे कुछ रिडंडेंसी है और उनको सॉल्व करने का तरीका है BCNF. जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल, यू कैन सी, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक टेबल है मेरे पास AB, तो ABC, तो एक डिपेंडेंसी गई AB to C और दूसरा मेरा डिपेंडेंसी गया सर C to B. आप नोटिस करोगे तो इफ आई टेल यू यहाँ पर की कौन है, तो आई थिंक दो कैंडिडेट की आपको मिलेंगे. एक तो मिलेगा ऑब्वियसली AB, क्योंकि AB से मेरे को C मिल रहा है, बट क्योंकि C से भी मिला तो आई थिंक AC इज ऑल्सो कैंडिडेट की. ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर C आपके पास है, C से B मिला, तब भी तीनों मिल गए. तो मेरे पास दो कैंडिडेट की है. अब फन पार्ट इज, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ व्हाट इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. अगर आप किसी भी कैंडिडेट की का हिस्सा है देन यू आर अ प्राइम एट्रीब्यूट. तो टेक्निकली यहाँ पर तीनों प्राइम एट्रीब्यूट हो जाते हैं. AB हो गया, BB हो गया, CB हो गया. देखो तीनों प्राइम एट्रीब्यूट है. अब फन पार्ट इज, अगर तीनों प्राइम एट्रीब्यूट हैं तो इन दोनों में से कोई भी डिपेंडेंसी पार्शियल या ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या थी याद करो, पार्शियल वाज फ्रॉम प्राइम टू नॉन प्राइम, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या थी याद करो, दैट वाज फ्रॉम, वो तो दोनों तरफ ही, फ्रॉम नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम. बट दोनों होने के लिए कम से कम एक तो नॉन प्राइम होना चाहिए ना. यहाँ तो नॉन प्राइम मिल ही नहीं रहा. तो क्योंकि नॉन प्राइम नहीं है तो ये तीनों एट्रीब्यूट प्राइम है, ये टेबल 3NF में है, बट स्टिल क्या यहाँ पे कुछ रिडंडेंसीज हो सकती हैं. देयर यू सी, क्योंकि ये C से B का एक रिलेशनशिप है तो यहाँ पर B to C के लिए मेरे को रिपीटेशन करना पड़ रहा है. इसको भी अगर मैं डिकम्पोज कर देता हूँ तो C से B पे जो BC की वैल्यू थी वो फिर मेरे को रिपीट नहीं करनी पड़ेगी. तो इसको डिकम्पोज कैसे करते हैं, तो इसका देखो सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये है कि BCNF बात ही नहीं करता. वो सबसे स्ट्रिक्ट है बट वो बात नहीं करता कि पार्शियल क्या, ट्रांजिटिव क्या, क्योंकि मल्टीपल कैंडिडेट कीज और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है. तो वो सिर्फ एक बात कहता है, if there's any dependency from alpha to beta then that alpha must be a super key. that is it. कह रहा है की के अलावा किसी को और किसी चीज को आइडेंटिफाई करने का अधिकार ही नहीं है. कह रहा है मैं बस एक ही चीज देखूंगा, क्या अल्फा सुपर की है कि नहीं है. कि नहीं सर एक बार ये तो बता दो बीटा प्राइम है कि नॉन प्राइम है. फर्क ही नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता. तो मुझे सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो क्या है, whether alpha is a super key or not. if alpha is a super key, beta can be anything sir, let it be, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. तो आज के बाद याद रखिएगा, ये देखने में टफेस्ट लगता है बट टेक्निकली इट इज द इजीएस्ट वन. तो जब भी आपको कोई देखना है टेबल BCNF में है कि नहीं, आपको क्या करना है, फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा, इफ अल्फा इज अ सुपर की देन द टेबल इज इन BCNF, अदरवाइज नॉट. तो आई थिंक ये भी एक डायरेक्ट आइडिया है जो आपको समझ आ गया. एक एग्जाम्पल अगर बताऊं, देयर इज अ टेबल R, देयर आर 3 कीज AB एंड BD एंड BC, जो तीनों में पता है, तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी है AB to C, दैट इज ओके, अलाउड है, बिकॉज अल्फा इज अ सुपर की. सुपर की क्या है, कैंडिडेट की या उसका कोई भी सुपर सेट, वो पहले पढ़ा चुका हूं आपको. देन C, नहीं सर C अकेला सुपर की नहीं है, D अकेला सुपर की नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दीज टू डिपेंडेंसीज आई कैन से ये टेबल BCNF में नहीं है ना. फिर कौन से नीचे लोअर वाली फॉर्म में होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो आई थिंक चारों जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है जिनकी हम जनरल बात कर रहे थे बिकॉज ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज आइडिया, वो सारी बात यहाँ तक बहुत अच्छे से हमने समझ ली. और ये पूरा आइडिया फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, उसकी अंडरस्टैंडिंग कीज का, एंड देन बेस्ड ऑन दैट थिंग नॉर्मल फॉर्म्स का, वो सारा पार्ट हमने क्लियर कर लिया. यस, आगे का डिस्कशन अभी करते हैं. सॉरी आपके वीडियो के फ्लो को तोड़ दिया, बट अगर आप इस वन शॉट वीडियो फॉर प्लेसमेंट्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं
और सब्जेक्ट को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो चेकआउट आवर वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा www.knowledgegate.ai, जहाँ पे इसी कोर्स का सारा पीपीटी इंक्लूडिंग क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर कंपनी वाले क्वेश्चंस है वो और हर टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू। तो अभी बात करते हैं इंडेक्सिंग की, है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, आमतौर पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 10-12 मिनट में पूरी बात कंप्लीट करूंगा। कभी कभी कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखो इंडेक्सिंग का पहले लॉजिक का आइडिया क्या है। देखो अभी तक हमने ये नहीं बोला, जैसे रिलेशनल मॉडल में हम बार बार बोल रहे थे ना, रिलेशनल मॉडल के अंदर कि जो टेबल हमारे पास है उसमें जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं वो किस ऑर्डर में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो डेटा पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट रियलिटी में तो फर्क पड़ता है, बिकॉज अब डेटा आपके पास है ना। अगर वो सॉर्टेड है या वो अनसॉर्टेड है, इससे इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग काइंड ऑफ सारे ऑपरेशन इंपैक्ट हो रहे होते हैं। जस्ट टू कोट एन एग्जांपल, जस्ट थॉट अबाउट एन अनसॉर्टेड डिक्शनरी। अगर एक डिक्शनरी सर सॉर्टेड है तो बड़े कमाल की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है, बट अगर डिक्शनरी अनसॉर्टेड है तो उससे खराब आइडिया कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज कैसे ढूंढोगे, इट इज़ काइंड ऑफ यूजलेस। तो बस आपको एक आइडिया ये मैं समझा रहा हूँ कि डेटा इंपॉर्टेंट है, बट आप उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो कभी कभी इतना क्रूशल हो सकता है कि वही डिसाइड करे कि वो आइडिया कभी यूज होगा भी कि नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इमेजिन करो हमारा अगर सिस्टम सॉर्टेड है, तो अगर सिस्टम सॉर्टेड है चीज़ों को सर्च करना रिलेटिवली आसान है, लेकिन इंसर्शन डिलीशन टफ होगा, बिकॉज डिलीट करने के लिए पहले आप सर्च करेंगे। अब अगर कोई मान लीजिए बीच में जगह खाली छूट गई, फिर आपको सबको एक एक स्पेस शिफ्ट करना पड़ेगा। आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो भी पहले आपको एक लोकेशन सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा सॉर्टेड है। आप रेंडमली तो रेंडमली तो इंसर्ट कर नहीं सकते, तो पहले आप सर्च करेंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे, सब रिकॉर्ड्स को एक एक शिफ्ट करेंगे, तब आप वहाँ पे इंसर्शन करेंगे। तो सॉर्टेड में सर्चिंग तो आसान है, बट इंसर्शन डिलीशन टफ होने वाला है, इट विल बी टाइम टेकिंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर उल्टा सोचें, अगर टेबल हमारा अनसॉर्टेड है तो उस केस में इंसर्शन डिलीशन आसान है, आप जहाँ से चाहे डिलीट, जहाँ से चाहे इंसर्ट कर लो, बट सर्चिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं डेटा कहाँ पे, कहीं पर भी हो सकता है। इट इज़ अनसॉर्टेड आइडिया, तो काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ एन पूरा मेरे को सर्च करना पड़ेगा, है ना। तो देयर कुड बी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट आइडियाज़ जिस तरह से टेबल हमारा ऑर्गेनाइज है। एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये भी है, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन जो नंबर ऑफ टेबल्स हैं वो डिकम्पोज होने की वजह से बढ़ जाते हैं, जिससे भी डेटाबेस स्लो होता है। तो अगर किसी को आपको 2 मिनट में समझाना है कि इंडेक्सिंग हम कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डेटाबेस को फास्ट कर सके। ये ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? सर ये ऑप्शनल है। अगर आप इंडेक्सिंग नहीं भी करोगे तब भी डेटाबेस वैसे ही काम करेगा, लेकिन रिलेटिवली स्लोअर होगा। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टाइम ऑप्शनल आइडिया है क्या? सर ऑप्शनल तो नहीं है, टाइम सबको ऑप्टिमाइज चाहिए। तो उस तरह से सोचेंगे तो समझेंगे कि हाँ यार थोड़ा जल्दी हमें काम करना है, तो इंडेक्सिंग भी हमें करना चाहिए। अब इंडेक्सिंग हम करते कैसे हैं? इंडेक्सिंग में ये इंडेक्स शब्द हमने एक्चुअली लिया है बुक वाले इंडेक्स से। तो अगर आपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखी हो, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना, जो बुक के शुरुआत में होता है दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट, जहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर लिखा रहता है, अकॉर्डिंग द पेज नंबर, चैप्टर पेज नंबर, सारी हेडिंग्स लिखी रहती हैं। बट आप लास्ट में देखोगे तो इंडेक्स रहता है जो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड रहता है, और जहाँ पे आप स्पेसिफिक टर्म सर्च करते हैं। इमेजिन करिए किसी बायोलॉजी की बुक में मेरे को फोटोसिंथेसिस पढ़ना है ना, तो आई विल नॉट से टेबल ऑफ कंटेंट, बिकॉज वहाँ तो मेरे को नहीं पता फोटोसिंथेसिस कौन से चैप्टर में आया होगा, कौन सा पेज नंबर होगा। वहाँ पे इंडेक्स ज़्यादा यूजेबल है। आप डायरेक्ट, क्योंकि वो सॉर्टेड भी है, तो फोटोसिंथेसिस में जल्दी से सर्च करूंगा, मेरे को डायरेक्ट पेज नंबर मिलेगा जहाँ पे वो टर्म मेंशन है, मैं जाके उसको एक्सेस कर लूंगा। ठीक सेम आइडिया, सेम लॉजिक के हिसाब से हमारे डेटाबेस में भी इंडेक्सेस काम करते हैं। कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो आइडिया क्या है। अब एक डेटाबेस की जो फाइल है ना सर, बल्कि I'll go one by one. So point number 1, index provide a secondary path, gives us an alternate faster way to access the record without affecting how records are physically stored on the main file. वही बुक वाले एग्जाम्पल की तरह। क्या बुक के पीछे इंडेक्स लगाएं या ना लगाएं, बुक के कंटेंट पे फर्क पड़ रहा है क्या? सर बुक के कंटेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। लेकिन एक आइडिया, एक सेकेंडरी मेथड, अगर आप चाहें तो स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंडेक्स आमतौर पे बहुत छोटा होगा। देखो डेटा स्ट्रक्चर में एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, डेटा सेट जितना बड़ा होता है उसमें सर्च करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब 2 आर्ग्यूमेंट समझो। पहले तो किसी टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, देन देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ रोज। जब हम इंडेक्स फाइल बनाते हैं, लेट मी नेम दिस एज मेन फाइल, आगे आप खैर देखोगे
दिस इज इंडेक्स फाइल। तो इंडेक्स फाइल के अंदर पहली बात, सारे कॉलम नहीं होते, सिर्फ वो एट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए लेट मी से रोल नंबर, उदाहरण के लिए अगर स्टूडेंट का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सिर्फ वो एट्रीब्यूट होगा जिस बेस पे आप सर्च करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1। तो किसी भी रो में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रोल नंबर के हिसाब से स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड रखना है, वो नहीं लिखना आपको। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वो पॉइंटर होगा जिस पॉइंटर की मदद से मैं मेन फाइल तक पहुंचूंगा। दूसरी, क्या हर रोल नंबर को एंट्री दी जानी चाहिए, वो भी आगे देखेंगे, जरूरत नहीं कि हर रो को एंट्री दी जाए। तो आमतौर पे मेन फाइल के पहली बात तो सारे रिकॉर्ड को एंट्री नहीं दी जाती, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को ही एंट्री दी जाती है। दूसरा, सारे कॉलम भी नहीं आते, सिर्फ 2 ही कॉलम आते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ये इंडेक्स फाइल हमेशा बहुत छोटी होती है और सॉर्टेड भी होती है। और आप जानते हैं अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर सॉर्टेड है तो सर्च क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ लॉग बेस्ड टू एन, ऑर्डर ऑफ लॉग बेस्ड टू एन। तो फास्ट भी होता है, स्पीड अप हो जाता है। दैट इज द रीजन इंडेक्स हमारा काम कर रहा होता है। इस पूरे पॉइंट में मैंने यही बात आपको समझाई है, आगे समझेंगे। इंडेक्स हम की और नॉन की किसी भी एट्रीब्यूट पे कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई बोले कि मैं सिर्फ रोल नंबर के थ्रू सर्च करता हूँ, टीचर ये भी बोल सकती है मेरे को उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनके मार्क्स लेट मी से 40 से कम है, या जिनके मार्क्स लेट मी से 90 से ज़्यादा है। तो मार्क्स तो बहुत बच्चों के कॉमन हो सकता है, दैट इज़ नॉट अ की एट्रीब्यूट, तो वो भी समझेंगे। एक टेबल पे इवन एक से ज़्यादा इंडेक्स फाइल्स भी बनाई जा सकती हैं। मेन फाइल सॉर्टेड है तो क्या करेंगे, अनसॉर्टेड है तो क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ओपन है, आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। मेन इंडेक्स फाइल हमेशा सॉर्टेड होगी, मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी मदद से हम जल्दी एक्सेस कर पाएंगे, दैट इज एन आइडिया। तो एक एक करके आपको समझाता हूँ उसका पूरा मैथ्स कैसे काम करता है। देखिए, इंडेक्स को आमतौर पर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, हम बोलते हैं सिंगल लेवल इंडेक्स, एक बोलते हैं मल्टी लेवल इंडेक्स। सिंगल लेवल जहाँ पे एक फाइल है, एक ही उसका इंडेक्स फाइल है, उसे हम बोलते हैं सिंगल लेवल। जहाँ पर मल्टी लेवल का बेसिकली मतलब क्या है, अगेन आपको समझाऊं, कभी कभी क्या हो सकता है ना, इंडेक्स फाइल अपने आप में इतनी बड़ी है, इंडेक्स फाइल दिस इज द मेन फाइल, now that is the index file, you index the index file, तो उसके लिए एक और नेक्स्ट लेवल जब इंडेक्स बनाते हैं दैट इज नोन एज मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, है ना। तो पहले अपन जो सिंगल लेवल इंडेक्स है उससे बात शुरू करते हैं, जिसमें पहला टाइप है हमारा प्राइमरी इंडेक्स। सिर्फ 5 6 7 शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, ध्यान से देखना। Why you call the primary index as primary indexing? Point number 1, मेन फाइल जब सॉर्टेड हो और इंडेक्सिंग प्राइमरी की पे करनी हो देन इट इज नोन एज प्राइमरी इंडेक्सिंग। तो मान लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मेरा प्राइमरी की है जिस बेस पे मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, यस, प्राइमरी की वजह से प्राइमरी इंडेक्सिंग कहलाता है। इंडेक्स फाइल के 2 ही कॉलम होंगे, जो की है जिस पे आप कर रहे हैं, एंड देन द हमारे पास पॉइंटर होगा। नाउ दैट इज नोन एज ब्लॉक पॉइंटर। वाई, ये जो मेन फाइल है ना, ये डिवाइडेड है ब्लॉक्स के अंदर। तो आप देखोगे प्राइमरी इंडेक्सिंग के अंदर हर रिकॉर्ड को एंट्री नहीं मिलती सर, हर ब्लॉक के पहले रिकॉर्ड को एंट्री मिलती है। तो एम्प्लॉय आईडी 1 को एंट्री मिली, एम्प्लॉय आईडी 6 को मिली, देन 11 को मिली, हर ब्लॉक के फर्स्ट रिकॉर्ड को एंट्री मिलती है, एंड देन यू हैव अ पॉइंटर। सो दैट इज द आर्ग्यूमेंट। बिकॉज ऑफ दिस ये बहुत छोटा भी हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस इसे हम बोलते हैं स्पार्स इंडेक्स। जब हर रिकॉर्ड को एंट्री ना मिले, है ना, दैट इज द आइडिया ऑफ स्पार्स। 2 तरह के इंडेक्स होते हैं, स्पार्स और डेंस। तो स्पार्स इंडेक्स कहलाता है। ये आइडिया मैंने आपको बता दिया। कितनी एंट्री होंगी, जितने मेरे पास ब्लॉक्स हैं। व्हाई, बिकॉज एवरी ब्लॉक विल गेट 1 एंट्री। सो दैट इज आई थिंक मोटे मोटे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दी। तो आप सर्च कैसे करोगे, इमेजिन करिए आपको सर्च करना है एम्प्लॉय आईडी 18, तो आप यहाँ हो सीधे 1 6 11 16 21, ज़्यादा हो गया, यू गो टू 16, और 16 से आपको एक पॉइंटर मिलेगा जो डायरेक्ट आपको उस ब्लॉक के बेस पे पहुंचा देगा जहाँ पे 18 है। इसके अंदर आप सीक्वेंशियल सर्च कर सकते हो, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। तो ये काफ़ी आपका टाइम इंप्रूव कर देता है। बट जैसे मैंने बोला, मेन फाइल सॉर्टेड है, प्राइमरी की पे आप कर रहे हो। अगर कोई बोले मेरे को प्राइमरी की पे नहीं करना है, सो देन कम्स द आइडिया ऑफ क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। तो व्हाट इज क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग? जब मेन फाइल सॉर्टेड तो है बट इंडेक्सिंग प्राइमरी की पे ना होके किसी नॉन की एट्रीब्यूट पे करते हैं, दैट इज क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। तो इसकी मैथ क्या है, अगेन मेन फाइल सॉर्टेड एंड नॉन की एट्रीब्यूट पे, लेट मी से डिपार्टमेंट आईडी किसी एम्प्लॉय के केस में, तो डिपार्टमेंट तो बहुत लोगों के सेम हो सकता है। तो यहाँ पर रूल क्या है, वो ब्लॉक वाला रूल मैं नहीं करता, मैं ये बोलता हूँ हर यूनिक डेटा को मैं एंट्री दूंगा। तो फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी अगर है, सो एवरी डिपार्टमेंट आईडी विल गेट एन एंट्री इन द इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल भी सॉर्टेड ही होगा। जहां तक ब्लॉक पॉइंटर्स का सवाल है, मैं आपको उस ब्लॉक के बेस एड्रेस पे पहुंचा दूंगा जहां पे वो डिपार्टमेंट आईडी या वो वैल्यू पहली बार आई है। तो 1 पहली बार इधर आया, इवन 2 भी पहली बार फर्स्ट ब्लॉक में आया, तो मैं आपको वहीं पहुंचा दूंगा। 3 इधर कोई नहीं आया, तो 3 विल डायरेक्टली गो हियर,
है ना, लाइक दिस इट विल हैपन। और बाकी सिक्वेंशियल सर्च तो है ही है, तो ऐसा नहीं कि सर मैं इधर 2 पे पहुंचा तो बाकी के 2 कैसे एक्सेस करूंगा, क्योंकि सॉर्टेड है तो आप कर सकते हैं। इसमें सबसे शानदार बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि ये स्पार्स इंडेक्स भी और डेंस इंडेक्स भी। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो पहली बात तो डेटाबेस इंडेक्सिंग में स्पार्स और डेंस इंडेक्सिंग एक दूसरे के 180 अपोजिट नहीं है, दैट इज वन थिंग। मैं दोनों की डेफिनेशन पढ़ के आपको समझाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ स्पार्स इंडेक्स, तो हाँ ये स्पार्स इंडेक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रोज इन द मेन फाइल वो ज्यादा होते हैं रिलेटिव टू नंबर ऑफ रोज इन द इंडेक्स फाइल। तो क्योंकि यहाँ पर कम है तो ये स्पार्स है। बट ये डेंस भी है। क्यों? डेंस इंडेक्स कहता है, मेरी डेफिनेशन ये है कि हर डेटा वैल्यू को एंट्री मिली कि नहीं मिली। नो द फन पार्ट इज हर यूनिक वैल्यू को तो एंट्री मिली, है ना, तो इसलिए डेंस भी है। सो दैट इज द आइडिया दैट एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन इंडेक्सिंग में कि क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पार्स एज वेल एज डेंस इंडेक्स। तो ये आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। एंड नाउ जो लास्ट आइडिया हमारा बचता है दैट इज सेकेंडरी इंडेक्सिंग। तो कौन सा केस बचा? जब हमारा मेन फाइल सॉर्टेड ही ना हो। अभी तक हमने जितनी भी बात की वो उस आइडिया को दिमाग में रखे कि जब हमारा मेन फाइल सॉर्टेड है, बट अगर मेन फाइल सॉर्टेड नहीं है तो क्या करेंगे सर? उस केस में हम बोलते हैं दैट इज आइडिया ऑफ सेकेंडरी इंडेक्स। अब यहाँ पर आप की पे करो नॉन की पे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन फाइल सॉर्टेड नहीं है तो हर डेटा को आपको एंट्री देनी पड़ती है, हर रो को एंट्री देनी पड़ती है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डेंस इंडेक्स वेयर नंबर ऑफ रोज इन द मेन फाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द इंडेक्स फाइल। इवन दो एडवांटेजेस होगा क्योंकि इंडेक्स फाइल हमेशा सॉर्टेड है। दूसरा, विड्थ कम हो रही है, मैं हर कॉलम को एंट्री नहीं दे रहा सर, कॉलम 2 ही है ना, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंडेक्सिंग सेकेंडरी इंडेक्स कब यूज करते हैं? जब मेन फाइल नॉट सॉर्टेड हो। मेन फाइल सॉर्टेड है, की पे सॉर्टेड है तो प्राइमरी, और नॉन की पे सॉर्टेड है तो क्लस्टर्ड, है ना। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक अब यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई है। देन कम्स द आइडिया ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्स। तो आई थिंक आइडिया तो आपको पता लग गया क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एक लेवल के बाद अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है तो वह इंडेक्स फाइल भी बहुत बड़ी होगी, तो उसको दोबारा इंडेक्स करना इज लाइक मल्टी लेवल इंडेक्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है क्योंकि डेटा अलाइव है, उसमें बार बार इंसर्शन डिलीशन हो रहे हैं, तो उस वजह से बार बार मेन फाइल चेंज हो रही है, उसकी वजह से उसका जो ऊपर वाला फर्स्ट लेवल इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, उसके बाद सेकेंड लेवल इंडेक्स चेंज हो रहा है। रन टाइम पे इसको मैनेज करना रिलेटिवली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको रन टाइम पे मैनेज करने का एक बेटर तरीका है कि दो डेटा स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट इज बी ट्रीज एंड बी प्लस ट्रीज। तो अगेन अगर जस्ट मैं अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू इंसर्शन एंड डिलीशन ऑल दैट आइडिया, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो तो बहुत कोर हो गया डेटाबेस में। आई डोंट थिंक एज फार एज प्लेसमेंट इज कंसर्न कोई आपसे इंसर्शन करा के देखेगा, बट आर्ग्यूमेंट यही है कि ये वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स हैं बी ट्रीज एंड बी प्लस ट्रीज जो रन टाइम पे अगर आप इंसर्शन डिलीशन करोगे तो बी ट्रीज आर लाइक परफेक्टली बैलेंस्ड ट्रीज, तो वो इसको प्रॉपर तरह से मैनेज कर लेते हैं और डेटा ऊपर नीचे अकॉर्डिंगली हमारा मूव कर रहा होता है। इसमें भी बात ध्यान रखनी है कि ये बीएसटी की फैमिली से आते हो तो आप देखेंगे जो सॉर्टेड लेफ्ट से राइट चलोगे तो डेटा आपको सॉर्ट दिखेगा, या जैसे हम पढ़ते हैं ना बाइनरी सर्च के अंदर किसी भी नोड के लेफ्ट में देखोगे तो छोटा वैल्यू मिलेगा, राइट में देखोगे तो बड़ा वैल्यू मिलेगा। ये वही वाली फैमिली है। लॉन्ग टर्म में एवरी बी ट्री इज डिफाइंड बाय ऑर्डर एम। एम का मतलब है किसी भी नोड के मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो अगर बाइनरी सर्च में हमें सर्च मिलता है दैट इज लॉग बेस टू n, तो इन ट्रीज में हमें सर्च मिलता है क्योंकि बाइनरी में 2 चिल्ड्रन होते हैं, यहाँ पे m नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमें सर्च टाइम मिलता है दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग बेस mn विच इज लाइक मच बेटर इवन ऑफ लॉग बेस टू n, है ना। तो दैट इज द रीजन इसको हम पढ़ते हैं। ये बी ट्रीज और बी प्लस ट्री में क्या डिफरेंस है कि बी ट्रीज जो है वो सिर्फ टॉप डाउन सर्च सपोर्ट करते हैं, सिक्वेंशियल सर्च सपोर्ट नहीं करते। तो बी प्लस ट्रीज आर द मॉडिफिकेशन इन द बी ट्रीज जो कि टॉप डाउन एज वेल एज सिक्वेंशियल सर्च भी सपोर्ट करते हैं ऑन द लास्ट लेवल। इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो भी डेटा इंटरनल नोड पे होता है उसका कॉपी हम नीचे भी मेंटेन करते हैं। देयर यू सी, हर इंटरनल नोड की डेटा की कॉपी, सो अगर कोई सीक्वेंशियल सर्च नीचे करके भी निकल जाए तो वो सारा डेटा एक्सेस कर पाए, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। तो आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझी। मल्टी लेवल इंडेक्स पर नेक्स्ट लेवल खेलना है तो गो विद बी प्लस ट्रीज जो आपको प्रॉपर तरह से मैनेज कर लेगा, और एट्रीब्यूट तो जो भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। तो बी ट्रीज और बी प्लस ट्रीज वो एक तरह से बोलिए स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर्स हैं जो इंडेक्स फाइल को स्टोर करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो आई थिंक एक बेसिक आइडिया ऑफ इंडेक्सिंग इज क्लियर नाउ
and now I think more or less we are ready for the most important chapter, that is the query language और more precisely SQL। तो सबसे ज़्यादा टाइम इसको देने वाला हूँ, अराउंड 20 मिनट्स कम से कम SQL पे हम खर्चा करेंगे। ओके चलिए सर, तो अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज क्वेरी लैंग्वेजेस। तो एक एक करके बात स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज द आइडिया? देखो, दो तरह की लैंग्वेजेस हैं। एक तो मान लो नेचुरल लैंग्वेज इसमें है, जिसमें अपर में बात कर रहे हैं, और जब हम कंप्यूटर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे होते हैं, देन वी यूज द आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है ना, एंड टेक्निकल होती हैं। जब हम बात करते हैं डेटाबेसेस की, तो हम इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्वेरी लैंग्वेज नाम देते हैं। तो क्वेरी लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस, एज द नेम एक्सप्लेन्स, जिनका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस से कोई क्वेरी करना चाहते हैं। इस चीज़ को अलग रखने का ये भी कारण है, वी डोंट वांट कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसी टेक्निकल आइडिया यूज़ करके डेटाबेस से बात करें, हम उनको अलग रखना चाहते हैं। बिकॉज देखो, टाइम टू टाइम मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज होती जाती हैं। बट व्हाट वी वांट कि कल हम सी के थ्रू बात कर रहे थे, या कल हम अपने प्रोग्रामिंग में अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम जावा यूज़ कर रहे हैं, पाइथन यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारे डेटाबेस का जो आइडिया है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हमने समय के साथ इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस ही डेवलप की हैं। अब क्वेरी लैंग्वेजेस दो टाइप की होती हैं, एक हम बोलते हैं प्रोसीजरल, एक बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब जहाँ पे आप दोनों चीज़ बताते हैं, आप बताते हैं कि आपको क्या डेटा चाहिए, और आप काइंड ऑफ प्रोसेस भी बताते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स यूजिंग विच आप उस डेटा तक पहुँच सकते हैं। इन नॉन प्रोसीजरल आप सिर्फ बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, और कैसे वहाँ तक पहुँचना वो एक्सप्लेन नहीं करते। हम फिलहाल 99% और 95% हम प्रोसीजरल पे हैं। एसक्यूएल इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोसीजरल, दो उसके अंदर कुछ फीचर नॉन प्रोसीजरल के भी हैं। बट फ्यूचर में विद टाइम हम चाहते हैं ऐसे ही है कि हम जस्ट लिख दें कि हमें ये डेटा चाहिए, और डेटाबेस खुद से फिगर आउट कर लेगी हाउ टू राइट अ क्वेरी फॉर इट, है ना। तो ऐसा समझिएगा, एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसे हम बोलते हैं रिलेशनल अलजेब्रा, जो आमतौर पर प्लेसमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलेज वगैरह में आपने पढ़ा होगा, जो प्रोसीजरल आइडिया यूज़ करता है। एक मैथमेटिकल मॉडल है रिलेशनल कैलकुलस, जो कि नॉन प्रोसीजरल है। और एसक्यूएल की जब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की, तो दोनों के आइडिया को मिला के यूज़ करते हैं। तो समबडी आस्क यू कि एसक्यूएल इज प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, देन द परफेक्ट आंसर इज टेक्निकली इट इज नन ऑफ देम, बिकॉज इसके अंदर दोनों के एलिमेंट्स हैं। लेकिन स्टिल, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इट इज़ नॉट लाइक 50-50, इट इज़ द रेशियो इज लाइक 5-95। तो अगर कोई ये कभी बोल भी दे कि एसक्यूएल इज प्रोसीजरल या काइंड ऑफ प्रोसीजरल, तो इसमें कुछ खराब बात नहीं है ना। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नाउ आपको ये भी समझाना है, क्या एसक्यूएल एक लौता क्वेरी लैंग्वेज है क्या मार्केट में? नहीं सर। तो मैं एक विकीपीडिया से जस्ट लिस्ट निकाल के लाया हूँ टू टेल यू कितने सारे क्वेरी लैंग्वेजेस, और ये तो वो लैंग्वेजेस हैं जो विकीपीडिया पर लिस्टेड, यानी कि दे आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री प्रैक्टिकली। और यहाँ कहीं देखिए बीच में छुप के हमारा हीरो बैठा हुआ है, दैट इज एसक्यूएल, जो स्पेसिफिकली रिलेशनल मॉडल्स पे यूज होता है। यस, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको देता हूँ। देखो, आईटी के अंदर टेक्नोलॉजी यार बहुत स्पीड से चेंज होती है ना। नाउ इन दिस एनवायरनमेंट, जहाँ पर टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क इतनी स्पीड से चेंज होते रहते हैं, अगर एसक्यूएल लॉन्च हुआ था 1970s में और अभी 2025 है, तो यू कैन इमेजिन कि अगर कोई 50-60 ईयर से लगातार मार्केट में बना हुआ है, उसने कुछ तो अच्छा किया होगा, है ना। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो ये ओरिजिनली इसका नाम था सीक्वल। ये IBM ने डेवलप किया था अंडर अ प्रोजेक्ट नेम आर इन 1970s, बट इसके साथ कुछ ट्रेडमार्क इशू थे सीक्वल नेम के साथ। देन टू रिजॉल्व दैट, इसका नाम चेंज करके कर दिया सिंपली एसक्यूएल, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब क्यों ये मार्केट में बना हुआ है, पॉपुलर होना शुरू हुआ था 1970s के बाद। 1986 में इसको हमने पहली बार स्टैंडर्डाइज किया, इसका स्टैंडर्ड पेपर पब्लिश किया, एंड देन आफ्टर दैट हर 2-3 साल में हम इसको अपडेट करते रहे। जो फीचर्स ऑब्सोलीट थे, यूज़ नहीं हो रहे थे, काम के नहीं थे, गड़बड़ थे, उनको बाहर किया। जो नई डिमांड, जो नया आइडिया था, उसको इंक्लूड किया। तो यू कैन सी 89, 92, 99, 2003, 8, 11, 16 एंड द मोस्ट रिसेंट अपडेट वाज इन 2023, जस्ट 2 years बैक। तो क्योंकि समय के साथ इसने अपने आप को इवॉल्व किया है, इसलिए मार्केट में बना हुआ, इसलिए हीरो है ना। सो ये एक आपको आइडिया समझ आ गया। अगर थोड़ा सा मैं पार्ट्स का आपको आइडेंटिफिकेशन कराऊं, तो क्योंकि बहुत बड़ा काम ये कर सकता है, नाम ही है इसका क्वेरी लैंग्वेज, बट ये सिर्फ क्वेरी के नहीं, इसके अंदर सेक्शन देखेंगे, देखो होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसी के हिस्से मान लीजिए, जिसका इस्तेमाल करके आप नया टेबल बना सकते हैं,
उसमें कितने कॉलम्स होंगे, क्या टेक्निकलिटी है, किसका डेटा टाइप क्या होगा, कॉलम डिलीट करना, टेबल हटाना, टेबल बनाना। देन उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर ये बताना कौन प्राइमरी की है, कौन नल है, कौन नॉट नल है, सारी चीज़ आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन इज मोर अबाउट डेटा एक्सेस करना या कोई डेटा के अंदर चेंज करना। तो बेसिकली इंस्टेंस स्कीमा अगर आपको याद है, इट वर्क्स ऑन स्कीमा, इट वर्क्स ऑन द इंस्टेंस। एंड देन वी हैव, अभी हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा नहीं, विच इज लाइक द लास्ट चैप्टर, जहाँ पे कैसे रोल बैक होगा, कमिट कैसे होगा, जब हम उन सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं देन इट्स लाइक ट्रांजैक्शन। एंड लास्ट में एम्बेडेड एंड डायनेमिक एसक्यूएल, जो ये इंश्योर करता है कि कैसे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करोगे, ब्रिज कैसे स्टैब्लिश करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो समबडी आस्क अबाउट द पार्ट्स, देन यू मस्ट बी इन द पोजिशन टू आंसर। नाउ गोइंग फर्दर, बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ, इन जनरल कोई भी एसक्यूएल क्वेरी अगर आप लेंगे तो उसमें कम से कम एक टेबल तो होना ही चाहिए इनपुट। एक से ज़्यादा टेक्निकली कितने भी टेबल्स हो सकते हैं, आउटपुट विल ऑलवेज बी अ सिंगल टेबल, ये ध्यान रखना है। ना एक से कम होगा ना एक से ज़्यादा हो, यू कैन नॉट हैव अ क्वेरी जिसका एक से ज़्यादा आउटपुट हो, तो आउटपुट विल ऑलवेज बी अ सिंगल टेबल, है ना। दैट इज़ अ बेसिक आइडिया, आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो सर ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, सेलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर। सेलेक्ट में आप मुझे बताओगे कौन कौन से कॉलम्स आपको चाहिए, फ्रॉम आप बताओगे कौन सा इनपुट टेबल यूज करना है, और वेयर आप मेरे को बताओगे कौन सा रो चाहिए। बेसिकली व्हाट आर द कंडीशंस विच यू वांट, की जो कंडीशन सेटिस्फाई हो, जिस बेस पे आप इसको गैदर करो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ बेसिक एग्जांपल्स लिख के रखे हैं ताकि मैं आपका ज़्यादा समय भी ना लूँ और चीज़ें आपको डायरेक्टली समझाता चलूँ। तो आई विल गो वन बाय वन। लुक एट दिस, ये एक क्वेरी और ये एक डेटाबेस है जो फ्रेमवर्क, जल्दी जल्दी आप देख के समझ लो क्या कर रहे हैं। बोला राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल द डेटाबेसेस, ऑल द डिटेल्स ऑफ बैंक ब्रांच। आप देखेंगे तो देयर इज अ टेबल कॉल्ड ब्रांच जिसमें सारी डिटेल्स है। अब मैंने बोला ऑल द डिटेल्स ऑफ द ब्रांच, क्या मैंने आपसे कोई स्पेसिफिक कॉलम मांगा? नहीं। क्या मैंने ये बोला कि ब्रांच का एसेट्स इतना होना चाहिए, ब्रांच का सिटी होना चाहिए? नहीं। बेसिकली मैंने आपसे पूरा टेबल मांगा। इट इज द सिंपलेस्ट क्वेरी पॉसिबल कि पूरा टेबल प्रिंट करा दो। तो आप क्या लिखोगे, यू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच। नो व्हाट इज द स्टार और एस्ट्रिक, क्योंकि आपको सारे के सारे कॉलम्स चाहिए, तो आप अगर लिखोगे ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, एसेट्स, इट डजंट मेक सेंस। तो बजाय तीनों मेंशन करने के हम यहाँ पे स्टार एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं कि अगर आपको सारे कॉलम चाहिए तो डोंट मेंशन द कॉलम नेम, आप स्टार दे दें। कौन सा टेबल है, ब्रांच है। इसमें एक और बात सीखने की है, दीज टूज आर द मैंडेटरी क्लॉज, बाकी सब ऑप्शनल है, जरूरत पे इस्तेमाल करेंगे, नहीं है नहीं करेंगे, बट सर सेलेक्ट एंड फ्रॉम तो करेंगे ही करेंगे। तो इट इज द सिंपलेस्ट क्वेरी पॉसिबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच। अब अगर मैं कोई स्पेसिफिक आपसे एट्रीब्यूट मांग लूँ, लुक एट दिस, यहाँ पे कह रहा है लोन नंबर चाहिए विद लोन अमाउंट, तो देयर इज अ टेबल कॉल्ड लोन। अब आप मेंशन करो सेलेक्ट लोन नंबर कॉमा लोन अमाउंट, जो कॉलम चाहिए आपने लिख दिया, फ्रॉम द टेबल लोन, दैट इज इट। अभी भी हम यहाँ पे कंडीशन की बात नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि हमें वो लोन चाहिए जो 10 लाख से ज्यादा है या जो 5,000 से कम है। पूरा का पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा, जो डिजायर्ड कॉलम वो आएंगे, सारे के सारे रो आ जाएंगे। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। एक आइडिया यहाँ पर है डुप्लीकेसी का। बाय डिफॉल्ट अगर टेबल के अंदर डुप्लीकेशन है तो रिजल्ट में भी आएगा, है ना। एसक्यूएल सपोर्ट डुप्लीकेशन। आप अगर चाहें तो यूजिंग अ कीवर्ड कॉल्ड डिस्टिंक्ट वो डुप्लीकेशन हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर। तब होगा ये वो कस्टमर जिनके पास बैंक अकाउंट है, अगर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो उनका नाम एक ही बार आएगा, है ना। ये एक छोटा सा आइडिया है। एक आइडिया और है सेलेक्ट के अंदर कि आप अगर चाहें तो यहाँ पे ना बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं अकाउंट टेबल से अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट लुक एट दिस, मैं सिर्फ बैलेंस नहीं लेना चाह रहा फ्रॉम द टेबल अकाउंट। मान लीजिए मैं उसमें 6% इंटरेस्ट भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो जो प्रिंट होगा वैल्यू दैट विल बी बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 1.06, तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सेलेक्ट क्लॉज के अंदर किया जा सकता है। छोटा सा आइडिया है, ये आगे रीनेम किया, इसकी बात आगे करूंगा। अब जल्दी से कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं कंडीशन भी बताऊं तो हमें वेयर क्लॉज यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा, सेलेक्ट अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट वेयर बैलेंस इज लेस देन 1000। तो अकाउंट टेबल में गए, हमें उन अकाउंट्स नंबर का लिस्ट चाहिए जिनका जो बैलेंस है वो 1000 से कम है। तो ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेरी हुआ कि तीनों स्टैंडर्ड क्लॉज हमारे पास आ गए। दो याद रखना है, सेलेक्ट और फ्रॉम हमारे मैंडेटरी है और ये दोनों हमारे ऑप्शनल है, वेयर हमारा ऑप्शनल है, बट यहाँ पर तीनों पार्ट आ गए। एक से ज्यादा कंडीशन है, सर आप दोनों के बीच में एंड लगा दो, एंड एंड बेस्ड ऑन एंड और, है ना, वो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड बिटवीन,
जैसे रेंज की क्वेरी है कि भाई हमें उन ब्रांच का नेम और अकाउंट नंबर चाहिए जहाँ पे बैलेंस जो है 1000 से 10,000 के बीच में है, तो आप बिटवीन दिस एंड दिस लिख सकते हैं। याद रखना है बाउंड्री वैल्यूज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिटवीन, तो ये एक आइडिया हो सकता है। और आगे बढ़ सकते हैं, सेट्स वाले आइडिया हो सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स इन्वॉल्व है बट एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे, मान लीजिए मुझे बैंक के सारे कस्टमर्स चाहिए जिनके पास या तो अकाउंट है या वो कस्टमर जिनके पास लोन है। तो देखिए मैंने दो सेपरेट क्वेरी लिखी, select distinct customer name from borrower, select distinct customer name from depositor, and then here I'm using union in between, है ना। तो आप यूनियन लिख के उसको इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब जैसे सेट थ्योरी में यूनियन करते हैं वही यूनियन यहाँ होगा। आप माइनस कर सकते हो, उन कस्टमर का नाम आ जाएगा जिनके पास लोन तो है बट जिनके पास अकाउंट नहीं है, समथिंग लाइक दिस। ये एक फ्रेमवर्क हो सकता है। और आगे बढ़ता हूँ, व्हाट अबाउट मल्टीपल क्वेरीज? सो देयर यू सी, राइट अ क्वेरी टू फाइंड ऑल द नेम ऑफ द कस्टमर विद अकाउंट बैलेंस। वो सारे कस्टमर का नाम बताओ जिनके पास अकाउंट है अलॉन्ग विद देयर बैलेंस। सर यहाँ पर दो टेबल है, तो यहाँ पे वी यूज द आइडिया ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेसिकली फ्रॉम में आप पहली बार दो टेबल लिख रहे हैं, डिपॉजिटर कॉमा अकाउंट। जब आप ऐसा करते हैं तो ये क्या करता है, पहले टेबल के हर रो को दूसरी टेबल की हर रो से मैच करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है। तो उसको अलग से बताना पड़ता है कि भाई अकाउंट नंबर मैच कर लियो अकाउंट और डिपॉजिटर के। तो देखिए मैं कंडीशन अलग से लिख रहा हूँ, वेयर डिपॉजिटर डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर। तो दोनों चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर ली, एंड देन उसके बाद आपको जो भी सेलेक्ट करना आप कर सकते हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए कस्टमर नेम दो टेबल इन्वॉल्व है, तो मैंने एक्सटेंशन लिख के बता दिया डिपॉजिटर डॉट कस्टमर नेम या अकाउंट डॉट बैलेंस। सो दीज आर द क्वेरीज विद मल्टीपल टेबल्स, है ना। अब वो अगेन आप नेक्स्ट लेवल खेल सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो तीन टेबल इन्वॉल्व हो गए, डिपॉजिटर अकाउंट एंड ब्रांच। तो उनके बीच में जो जो कॉमन है पहले आप रिडंडेंट टपल हटाएंगे, फिर आपका जो कंडीशन है वो आप लगा सकते हैं। तो बेसिक आइडिया है। इसी का एक ऑप्टिमाइज वर्जन होता है जो बोलते हैं नेचुरल जॉइन। अब नेचुरल जॉइन इज काइंड ऑफ सेम एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस इसमें एक ही चेंज है, जो वो एडिशनल कंडीशन है लाइक ब्रांच डॉट ब्रांच नेम इज इक्वल टू अकाउंट डॉट ब्रांच नेम या अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू डिपॉजिटर डॉट अकाउंट नंबर, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट राइट नेचुरल जॉइन। इफ यू डू दैट वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है हम क्या कर रहे हैं, एंड देन यू डायरेक्टली मेंशन द कंडीशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंप्रूव्ड वर्जन जो है वो हमारा हो जाता है नेचुरल जॉइन। इसका एक बेसिक आइडिया आपको बता दिया। और इम्पॉर्टेंट एलियास रीनेम ऑपरेशन, ऑलरेडी वैसे हमने पहले यूज़ किया, बट आप एज लिख के कभी भी रीनेम कर सकते हो। तो जैसे आप देखो सेलेक्ट अकाउंट नंबर एज अकाउंट, तो बजाय जब प्रिंट होगा अकाउंट नंबर नहीं होगा अकाउंट होगा, और बैलेंस में जब मैं 8% इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका जो नाम नया नाम होगा वो हो जाएगा टोटल बैलेंस। ध्यान रखना है रीनेम डेटाबेस में कोई चेंज नहीं करता, बस उसका एक नया कॉपी जनरेट कर देता है ना। तो दैट अंडरस्टैंडिंग शुड ऑल्सो बी विद यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दैट इज अच्छा रीनेम का ये छोड़ दीजिए, दैट इज ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास है जहाँ पे अगर आपको कलेक्टिवली काम करना है, जैसे देयर आर 5 एग्रीगेट फंक्शंस इफ आई कैन टेल यू। लुक एट दिस, एवरेज कैलकुलेट करना है, मिनिमम मैक्सिमम सम या काउंट, वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखो मैंने बोला सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल अकाउंट फ्रॉम अकाउंट। बेसिकली हमें देखना है टोटल कितने अकाउंट्स हमारे पास हैं, तो हमने स्टार पे लगाया क्योंकि स्पेसिफिक कॉलम हमें नहीं देखना, स्टार पे लगाया तो टोटल नंबर ऑफ जितने रोज हैं वो काउंट करके रीनेम भी कर दिया, टोटल अकाउंट्स की तरह हमें डिस्प्ले करा देगा। या जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम अकाउंट वे ब्रांच नेम इज इक्वल टू साउथ दिल्ली, ब्रांच नेम इज इक्वल टू साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली ब्रांच के अंदर एवरेज अकाउंट बैलेंस क्या है। तो बैलेंस कॉलम पे आप नोटिस करो मैंने क्या लगाया, एवरेज एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया, एंड देन हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ आइडिया, है ना, जिस पे हम काम कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन का बेसिक आइडिया। ऑर्डरिंग, कभी कभी आप चाहते हैं कि जो रिजल्ट आए उसको मैं सॉर्ट कर दूं किसी ऑर्डर में, तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर देन यू कैन यूज अ ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज करके आप क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा ब्रांच नेम, तो बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, तो पहले ए वाले आएंगे, बी वाले, सी वाले, लाइक दिस। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें, then you can use the keyword DESC, DESC which is like descending, ascending, descending। तो अब ये उल्टा सॉर्ट हो जाएगा, तो Z वाले फैल आएंगे, अकॉर्डिंगली इसके ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज द आइडिया। स्ट्रिंग के ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जैसे यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है लाइक, हमारे पास में लिखा
सेलेक्ट ब्रांच नेम फ्रॉम ब्रांच वे ब्रांच नेम लाइक 5 टाइम अंडरस्कोर, तो क्या होगा, वो सारे ब्रांच नेम आ जाएंगे जिसमें एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स हैं, अंडरस्कोर काउंट करता है। एक इसमें देखिए परसेंटाइल होता है। सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटाइल कुमार परसेंटाइल, बेसिकली सबस्ट्रिंग। तो अब वो सारे कस्टमर्स के नाम प्रिंट होंगे जिनके नेम में कहीं भी कुमार आया है, चाहे वो स्टार्टिंग में आया हो, चाहे वो लास्ट में आया हो, चाहे वो समवेयर इन बिटवीन हो। तो दैट इज अ काइंड ऑफ एन आइडिया एंड दैट इज इट। देखिए डिस्कशन ऑब्वियसली एसक्यूएल में बहुत सारा हो सकता है, और जैसा आप देख रहे हो मैं बस स्पीड से आपको एक आइडिया याद दिला रहा हूँ। बाकी डिटेल डिस्कशन हमारे कोर्स के अंदर आप चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक जितना मैंने 4-5-10 ऑपरेटर आपको बताए, आइडिया बता दिया, एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा कि एसक्यूएल कैसे काम करता है, उसका काम करने का क्या अंडरस्टैंडिंग है। और बाकी डिटेल कोर्स में सारे क्वेश्चन, सारे आइडियाज, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। नाउ आई थिंक आई एम रेडी टू डिस्कस दिस आइडिया कॉल्ड ट्रांजैक्शन, है ना, जो हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें हमने सॉल्व किए हैं, बट कोई बात नहीं, अभी मैं बात करता हूँ जल्दी से ट्रांजैक्शन की। सॉरी आपके वीडियो के फ्लो को तोड़ दिया, बट अगर आप इस वन शॉट वीडियो फॉर प्लेसमेंट्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और सब्जेक्ट को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो चेकआउट आवर वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा www.knowledgegate.ai, जहाँ पे इसी कोर्स का सारा पीपीटी इंक्लूडिंग क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर कंपनी वाले क्वेश्चंस है वो, और हर टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन का, है ना। व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द लॉजिक, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन वेरी इन स्पीडी मैनर, बट आपको पूरी बात समझाऊंगा। देखो ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे हमारा प्रोग्राम होता है वही ट्रांजैक्शन भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में, डेटा स्ट्रक्चर में, एल्गोरिथम में मैं प्रोग्राम कहता हूँ, डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांजैक्शन कहता हूँ। खास बात क्या है, क्या चीज़ एक प्रोग्राम को ट्रांजैक्शन से अलग कर देती है, वो ये कि प्रोग्राम अगर आधा भी एग्जीक्यूट हुआ तो हुआ, है ना, वहाँ पे रोल बैक करने की जरूरत नहीं है। बट ट्रांजैक्शन बोलता है एटॉमिसिटी। व्हाट डज दैट मीन, या तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है सारी इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होनी चाहिए, या एक भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो। इफ यू कैन गारंटी दैट आइडिया, देन इन दैट केस वी कैन से कि हाँ ये ट्रांजैक्शन है। बस एटॉमिसिटी इज द सिंगल पॉइंट, है ना, डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में। बिकॉज आप ऐसे समझो, अकाउंट ए से अकाउंट बी में मैं 100 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। ऐसा बोल सकते हो कि आधा काम तो कर दिया, अकाउंट ए से पैसे कट गए बट अकाउंट बी में नहीं पहुंचे, व्हाट सेंस डज इट मेक। तो या तो दोनों काम हो, पैसा उधर से कटे उधर पहुंचे, या तो एक भी ना हो, है ना। तो वो जो आइडिया है, जब हम दोनों चीज़ों की गारंटी लेते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। तो इंडिविजुअल चीज़ पर हम काम नहीं करते। डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दो ही ऑपरेशन सर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या तो हम डेटाबेस पे रीड करते हैं या तो डेटाबेस पे राइट करते हैं। ये एक बेसिक आइडिया हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन आपके डेटाबेस पे काम करे और आपके डेटाबेस की कंसिस्टेंसी हैम्पर ना हो, तो हम यहाँ पर बोलते हैं देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज नोन एज एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो ही मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप मेरे डेटाबेस के ऊपर काम करो, है ना, ताकि मेरे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी हैम्पर ना हो। अब एसिड प्रॉपर्टी में क्या क्या है सर, एक आइडिया है हमारा, लुक एट दिस, आई विल गो वन बाय वन। द वन आइडिया इज नोन एज एटॉमिसिटी। नाउ व्हाट इज एटॉमिसिटी, इट मीन्स कि जो जिसके बेस पर हमने डेफिनेशन लिखी है, या तो सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो या तो एक भी ना हो। कंसिस्टेंसी एज अगेन, ट्रांजैक्शन से पहले और ट्रांजैक्शन के बाद दोनों ही स्टेट में डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कोई डेटा में इनकंसिस्टेंसी ऐसा कुछ ना हो। आइसोलेशन, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी रन हो रहे होंगे, तो हर ट्रांजैक्शन को ऐसा लगना चाहिए लाइक इट इज बीइंग एग्जीक्यूटिंग आइसोलेटली, हालांकि वो शेयर्ड सिस्टम पे रन हो रहा है, बहुत सारे लोग रन कर रहे हैं। अ सिंपल एग्जांपल इज लाइक गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। तो आपको, आप अगर जो ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आपको वही ऑर्डर मिल रहा है तो यू आर एंजॉइंग काइंड ऑफ आइसोलेशन, भले ही वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स और हर कोई अपना अलग अलग ऑर्डर कर रहा है, तो आइसोलेशन होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज ड्यूरेबिलिटी। मैं जो भी काम करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल की वैल्यू 10 थी और मैंने उसको चेंज करके 15 कर दिया, नाउ दैट 15 मस्ट परसिस्ट इन द सिस्टम। वो वहाँ पर 15 ही बने रहना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। सो ड्यूरेबिलिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट आइडिया। ये चारों प्रॉपर्टी चाहिए हमारे डेटाबेस पे कि वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट आइडिया यहाँ पर हमारा आता है ट्रांजैक्शन स्टेट्स का। सो टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन स्टेट्स, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन स्टेट, दिस इज लाइक द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको नोटिस कराऊँ तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन रन होना स्टार्ट होता है, चाहे उसकी पहली इंस्ट्रक्शन रन हो रही है, लास्ट हो रही है, हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन इज इन एक्टिव स्टेट।
जब वो जो उसको काम करना है, जब वो सारा काम कंप्लीट कर लेता है तो हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन किधर आ जाता है सर, पार्शियली कमिटेड। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? पार्शियली कमिटेड मानो जो करना था वो कर चुके हैं, बट चेंजेस हमने लोकल कॉपी में बफर में मेंटेन करके रखा है, अभी मेन डेटाबेस में अपडेट नहीं किए, और जैसे ही वो चेंजेस हम मेन डेटाबेस में अपडेट कर देते हैं वी कॉल्ड कमिटेड स्टेट। अगर एक्टिव यानी कि एग्जीक्यूशन के दौरान या पार्शियली कमिटेड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, देन वी एंटर इनटू स्टेट कॉल्ड फेल्ड स्टेट, यानी कि अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता, हमें रोल बैक करना पड़ेगा, एंड देन वी गो टू द अबॉर्टेड स्टेट। रोल बैक करना मतलब वही जो बोला था, बीच में नहीं छोड़ेंगे सर, जितना काम किया तो सबको अनडन करेंगे, उन सबको अनडू करेंगे इन द लास्ट। चाहे आप कमिटेड में हो या आप अबॉर्टेड में हो, प्लीज अंडरस्टैंड, चाहे कमिटेड में चाहे अबॉर्टेड में, हम बोलेंगे डेटाबेस कंसिस्टेंट है, बिकॉज या तो डेटाबेस की पुरानी स्टेट से, लेट मी से फ्रॉम डेटाबेस स्टेट 1 टू डेटाबेस 2 में आपको अपडेट कर चुका हूँ, या तो मैं रोल बैक करके आपको पहले ला चुका हूँ। तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट आइडिया कि आइदर यू आर कमिटेड और यू आर अबॉर्टेड, इन बोथ द केसेस वी आर काइंड ऑफ एन कंसिस्टेंट स्टेट, है ना, कंसिस्टेंसी हैम्पर नहीं हुई है। अच्छा, अब एक बात समझना है, even though that we follow ACID properties and we run all that idea of transaction states, कभी कभी ऐसा हो सकता है जब multiple transaction run हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, बट डर्टी रीड प्रॉब्लम, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, फैंटम प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको ट्रांजैक्शन से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है, एंड वी नो एन आइडिया कॉल्ड शेड्यूल्स। तो शेड्यूल में क्या है, दो तरह के आइडियाज हो सकते हैं। शेड्यूल मतलब जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन को मैं एक साथ स्टडी करूं। एक आइडिया होता है सीरियल शेड्यूल, जहां पे एक ट्रांजैक्शन खत्म होकर दूसरा शुरू होता है, जो कि कंसिस्टेंसी की 100% गारंटी देता है। एक होता है नॉन सीरियल शेड्यूल, जहां पे एक ट्रांजैक्शन थोड़ा रन किया, फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया, तो एक ट्रांजैक्शन के कंप्लीट हुए बिना जब हम दूसरा ट्रांजैक्शन रन करना स्टार्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड नॉन सीरियल, और उसके कंसिस्टेंसी की गारंटी नहीं होती, है ना। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है जो कंसिस्टेंसी की गारंटी करता है, दैट इज आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। तो आई टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर किसी भी अगर ट्रांजैक्शन को, शेड्यूल को हमें बताना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं, बेसिकली कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो कैसे बताते हैं? एक क्वेश्चन बताता हूँ बिकॉज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रांजैक्शन से कोई सवाल आता है, हम ऊपर से नीचे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखिए रीडेक्स है। मेरे को क्या देखना है? मेरे को देखना है कि T1 T2 में क्या कोई और ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो X पे काम कर रहा हो, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये देखिए, डिफरेंट ट्रांजैक्शन सेम डेटा वैल्यू, वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो T1 से T3 पर मैं एक एज बना देता हूँ। इधर इधर भी आ जाएगा, देखिए रीड एंड राइट, रीड रीड प्रॉब्लम नहीं, रीड राइट प्रॉब्लम है। तो T1 से T2 T3 दोनों पर एज आ गया। इधर देखोगे Y, तो ये Y पे कोई राइट नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। व्हाट अबाउट रीड Y, राइट Y, ये देखो T3 से T2, डिफरेंट ट्रांजैक्शन सेम डेटा वैल्यू, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन। तो T3 से T2, दे यू सी, ये हम लगा सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो इधर नहीं है, Y नहीं है। T1 से T3 ऑलरेडी बना चुके हैं, T3 से T2 भी ऑलरेडी बना चुके हैं। दिस इज द फाइनल ग्राफ। क्या इसके अंदर साइकिल है? आपको ऐसा लग सकता है साइकिल है, बट साइकिल मतलब किसी एक वर्टेक्स से चालू करें, घूम के उसी पे आ जाए, दैट इज नॉन एज साइकिल। बट यहाँ पर तो साइकिल नहीं है। तो क्योंकि किसी वर्टेक्स पे साइकिल नहीं है, देन 110% वी आर श्योर कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। दैट इज द आइडिया, है ना। किस ऑर्डर में है? सबसे पहले T1 हो रहा है सर, सबसे लास्ट में T2 हो रहा है, एंड T3 can come somewhere in between. So I think the correct order of serializability is T1 and then T3 and then T2. ये एक आइडिया है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया, सो दैट यू गेट अ पर्सपेक्टिव कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। एक और आइडिया विच इज़ नोन एज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, जो कि जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था ना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का ही लिबरल वर्जन है, नोन एज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, है ना। तो आइडिया ये भी अच्छा है, बट इसके अंदर पॉइंट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी आपने देखा, जब पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, इट इज एज क्लोज एज फाइंडिंग अ साइकिल इन द ग्राफ। ग्राफ में साइकिल फाइंड करने का कॉस्ट होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, बट दैट इज अ NPC प्रॉब्लम। जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, दैट इज अ NP कंप्लीट प्रॉब्लम। तो आपको ऐसे याद रखना है, अगर कभी कोई आपसे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की बात कर भी ले, तो आप पहले देखेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है क्या। इफ समथिंग इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, देन इट इज आल्सो व्यू सीरियलाइजेबल।
अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, सो इसका कॉस्ट है नॉन एनपीसी। बेसिकली इट इज लाइक एल्गोरिदम के फ्रेमवर्क में रहते हुए वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस, उनको हम बोलते हैं नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम या आई एम सॉरी एनपीसी प्रॉब्लम, है ना। तो याद रखना है, दिस इज नॉट मच ऑफ इंटरेस्ट, बट हाँ अगर आप व्यू सीरियलाइजेबल है तो भी आपका ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट हो सकता है। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। अगेन उससे ज़्यादा डिटेल या इसकी टेक्निकलिटी में अपन नहीं जाते। एक और छोटा सा आइडिया होता है रिकवरेबिलिटी का। वो क्या है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भले ही आप सीरियल है, बट अगर आपने डर्टी रीड किया है, किसी दूसरे ट्रांजैक्शन की टेम्परेरी वैल्यू रीड की है, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उसका तरीका ये है, इफ़ यू डू अ डर्टी रीड इज व्हेन यू रीड अ अनकमिटेड वैल्यू रिटन बाय सम अदर ट्रांजैक्शन, तो आप बाद में कमिट करेंगे। तो इस बेस पर हम बोलते हैं दो तरह के शेड्यूल हो सकते हैं, रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल। रिकवरेबल होना मैंडेटरी क्राइटेरिया, आपको होना ही चाहिए रिकवरेबल। तो रिकवरेबल कैसे बनेंगे, या तो डर्टी रीड ना करें, किसी की वैल्यू ना पढ़ें, अपने काम से काम रखें। अगर किसी की वैल्यू पढ़ते हैं तो कमिट बाद में करना है, पहले नहीं करना। या तो किसी की कॉपी से चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग करते हैं तो कॉपी बाद में सबमिट करनी है, पहले नहीं करनी। दैट इज द आइडिया, है ना। टॉकिंग अबाउट कैस्केडिंग रोल बैक एंड कैस्केडलेस शेड्यूल, अगेन नो नीड टू गो इन डिटेल, बस ऐसा ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक चीज ट्रांजैक्शन रोल बैक करे, उसको देख के जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन रोल बैक करते हैं, दिस इज नोन एज कैस्केडिंग रोल बैक्स। और हमें कैसे चाहिए, हमें ऐसे शेड्यूल चाहिए जो कैस्केड लेस हो, है ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कैस्केडिंग रोल बैक और कैस्केड लेस की। आखिरी में एक आइडिया यहाँ पर आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये जितना भी आइडिया है ना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का, ये सारा आइडिया कि शेड्यूल हमारे पास है और बने हुए शेड्यूल में हम टेस्ट कर रहे हैं। बट रन टाइम पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि बार बार हम शेड्यूल बनाएंगे, फिर देखेंगे कंसिस्टेंट है तो डेटाबेस पे रन करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर क्या करें। तो हमें यहाँ पर ये करना होता है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हम डेवलप करें जो बाय डिफ़ॉल्ट गारंटी करे कि इन प्रोटोकॉल को यूज़ करके अगर आप कोई शेड्यूल बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कंसिस्टेंट होगा। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक आइडिया है, मैं 2-2 मिनट में सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आइडिया टाइम स्टैंपिंग। टाइम स्टैंपिंग ऐसे समझो आसान भाषा में, नंबरिंग कर देना पहले से। जैसे अगर आप कहीं डोमिनोज या मैकडी कहीं भी जाते हैं, आजकल आपको टोकन नंबर मिल जाता है। ऐसा नहीं कि अंदर से सामान आया सब लड़ रहे हैं, टोकन नंबर है, जब टोकन नंबर आपका आएगा तो आपको आपका सामान मिल जाएगा। सेम आइडिया पे ये काम करता है। मल्टीपल ट्रांजैक्शन में रन टाइम पे कन्फ्लिक्ट ना हो, क्लैशेस ना हो, तो हम एक टोकन नंबर देंगे, एक टाइम स्टैम्प देंगे, एंड अगेन अगर क्लैश होता है अंदर तो बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प वैल्यूज हम उस क्लैश को रिजॉल्व कर लेंगे। इस प्रोटोकॉल पे जो काम करता है दैट इज नोन एज टाइम स्टैंपिंग प्रोटोकॉल। इससे जो शेड्यूल बनेंगे वो हमेशा कन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबल होते हैं, है। एक आइडिया लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल जो कहता है कि हम एक काम करें, कॉमन सेंस बात है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दो ट्रांजैक्शन एक ही डेटा पे राइट करने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं या रीड राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सेम टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि डेटा को पहले लॉक कर दिया जाए। सो आइडिया इज यू कैन नॉट रीड और राइट डेटा डायरेक्टली, पहले आप उस पर लॉक लगाओगे, लॉक लगाने के बाद अब आप उसके ऊपर रीड राइट कर सकते हो, देन यू अनलॉक इट। जब आपने लॉक लगा लिया तो इस बात का रिस्क चला गया कि बीच में कोई और ट्रांजैक्शन आके उस पर रीड राइट करेगा, बिकॉज डेटा इज ऑलरेडी लॉक्ड। तो ये इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक लॉजिक है टू फेस लॉकिंग विच इज लाइक वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जहां पर हम बोलते हैं दो फेज है, ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज। जब आप लॉक लगाना शुरू करते हो आप सिर्फ लगाते जा सकते हैं, जब आप हटाना शुरू करेंगे तो सिर्फ अनलॉक करेंगे। तो ऐसा नहीं रैंडम ऑर्डर में कभी लॉक कर रहे हैं कभी अनलॉक कर रहे हैं। फर्स्ट यू आर इन द ग्रोइंग फेज, यू कैन ओनली एक्वायर द लॉक्स, देन यू आर इन द श्रिंकिंग फेज, यू कैन ओनली अनलॉक द लॉक्स। दैट इज द आइडिया। इसके अपने 4 वर्जन होते हैं, बेसिक, कंजर्वेटिव एंड रिग्रेस एंड 2PL। डोंट गो इनटू डिटेल, अभी इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं। एंड लास्ट वन इज वैलिडेशन। इसका आर्ग्यूमेंट ये कि सर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर ओनली रीड ओनली ट्रांजैक्शन, तो आप कुछ करो ना करो वो वैसे ही डेटाबेस की कंसिस्टेंसी हैम्पर नहीं करेंगे, वो राइट नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लैश नहीं होगा। तो इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि आप पहले सब कुछ रन करके देख लो बिना कोई प्रोटोकॉल लगाए, और बाद में देखो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ।
अगर हुआ है उसको रोल बैक करा दो, फिर से ट्राई कर लो। अगर नहीं हुआ तो उसको लेट इट भी जाने दो। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रीड ओनली ट्रांजैक्शंस, देन 90-95% ऑफ द टाइम कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो काय को इतना दिमाग लगाना, इतना आइडिया करना, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। तो आई थिंक एक बेसिक लॉजिक मैंने बहुत जल्दी से इन द लास्ट चैप्टर ट्रांजैक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो आई थिंक अराउंड 100 मिनट्स के करीब हो गया होगा। मैं इस वीडियो को देखिए बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, मेरा आइडिया एकदम क्लियर है। हाई स्पीड में, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हाई स्पीड में मुझे रिवीजन आपको कराना था और आने वाले टाइम में बाकी सब्जेक्ट्स का भी कराऊंगा। एजेंडा क्लियर है प्लेसमेंट के लिए। लेकिन अगर आपके प्लेसमेंट में टाइम है तो मेरा डिटेल कोर्स है जो इसमें मैंने 8 से 10 घंटा लेके पूरा पढ़ाया है। नॉट लाइक इन गेट जहाँ पे हम 70-80 आवर्स पढ़ाते हैं, बट 7-8 घंटा अगर आप देंगे, 2x पे भी चला के देख लेंगे तो एक दिन आपको सेटिंग चाहिए 4-5 घंटे की। और उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम डिटेल में आपको क्लियर हो जाएंगी कि इंडिया में टेक्निकल पेपर में कोई डीबीएमएस से कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें आपको आउट नहीं कर सकता। तो इसी मॉडल में मैं काम करूंगा। मान लीजिए यूट्यूब वीडियो में हाई स्पीड रिवीजन, बेसिक आइडिया, जस्ट इंटरव्यू है, एक दिन पहले एग्जाम है, आप देखो मजा लो, इनटू 10। अगर यहाँ 1 घंटा है तो वहाँ 10 घंटे का कंटेंट आपको मिलेगा। लगभग इस रेशो में मैं काम करने वाला हूँ। और अगर आप वो कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर साइंस में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैंने एकदम डिटेल से अच्छे से आपको समझाई होंगी, है ना। बाकी काम करता रहूँगा। बहुत दिनों के बाद कंटेंट वाली वीडियो लेके आ रहा हूँ और अब थोड़े समय 6-7-8 महीने यही करने का मन है। तो ये एफर्ट कैसा लगा, आपका फीडबैक मुझे चाहिए बिफोर आई गो टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट वीडियो। तो फीडबैक दीजिए, मुझे बताइए इस फॉर्मेट में कुछ और चेंज करने की जरूरत है क्या। और जैसे पहले वन शॉट्स को आपने बहुत सारा प्यार किया, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देते रहिएगा। भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।